एक दिन चिंतित ड्रैगन और गोरगोन एक रहस्यमयी महल के चारों ओर मंडरा रहे थे। महल में सिंहासन पर एक खूबसूरत महिला बैठी थी। राक्षसों से घिरी वह मुस्कुराई जब किसी ने उसे पवित्र वस्तु भेंट की। मिस ने मन ही मन खुद को सुधारा। उसे लगा था कि वह एक स्कूली छात्रा की तरह बात कर रही है। अचानक उसके विचार एक नौकर के चिल्लाने से बाधित हो गए कि एक बिन बुलाया मेहमान आ रहा है। दरबारी तुरंत अंदर घुसकर उस बदमाश को मार डालना चाहते थे। महिला ने आदेश दिया, जैंगबार और टैलन पहले गेट की रखवाली करेंगे, जबकि रॉक्सैन और बेल्जेबब दूसरा गेट संभालेंगे। लड़की ने सोचा, वह इस कहानी में पहले ही बहुत गड़बड़ कर चुकी थी, इसलिए वह खुद को फिर से असफल नहीं होने देगी क्योंकि कहानी में यही उसकी एकमात्र भूमिका थी और उसे बुराई के पक्ष में रहना था। महिला ने लबादे वाले आदमी को देखा और महसूस किया कि वह पहले से ही यहाँ था। उसकी सावधानियां बेकार हो गई थीं। लबादे और तलवार वाले सुनहरे बालों वाले आदमी का नाम कील गैरियन एलिसिया था। हीरो गुस्से में था। उसने घोषणा की कि उसने उसे ढूंढ लिया है। जब उन्होंने एक दूसरे को घूरते हुए आंखें मिलाईं तो उनके बीच एक भारी सन्नाटा छा गया। लड़की को याद आया, वह उस छोटे से बेवकूफ कीड़े के बारे में अपनी लाइन भूल गई थी, इसलिए वह सिंहासन से उठी और यह घोषणा करते हुए एक जादू करना शुरू कर दिया कि वह हीरो से लड़ेगी। कील ने बुदबुदाते हुए कहा कि उसे सिर्फ उस लड़की का दिल चाहिए। उस आदमी ने अपनी तलवार निकाली जबकि महिला ने जादू कर दिया। यह सोचते हुए कि वह इसी पल का इंतजार कर रही थी, लड़की वहीं खड़ी रही जब कील लड़ाई में कूद पड़ा। यह एक छोटा और पल भर का नजारा था, लेकिन खलनायक ने मुख्य पात्र को मार डाला। उस महिला ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, अपने जीवन के अटल अंत का इंतजार करते हुए। और इस कहानी को अलविदा कहने के लिए चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अपने पिछले जीवन में वह लड़की कानून प्रवर्तन में काम करती थी, जिस वजह से उसे अपने निजी जीवन के लिए कोई समय नहीं मिला, इसलिए वह केवल मृत्यु के बाद के जीवन में ही आराम कर सकी और आखिरकार अपने पसंदीदा शौक को पूरा कर पाई। वेब नॉवेल पढ़ना। कई लोगों ने लेखक के काम की तारीफ की और कुछ ने तो यह भी भविष्यवाणी कर दी थी कि पुनर्जन्म कब होगा, क्योंकि उन्होंने एक ट्रांसफर सिस्टम पेश किया था। नायिका यह जानकर हैरान थी कि ऐसी कोई चीज मौजूद है, इसलिए उसने चैट में इसके बारे में पूछना शुरू कर दिया। लोगों ने जवाब दिया कि सिस्टम अभी भी टेस्टिंग में था, इसलिए केवल कुछ ही लोगों को चुना गया था और कोई नहीं जानता था कि वे कहां पहुंचेंगे। लेकिन चर्चा के दौरान किसी ने नायिका के अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाया, जिससे उसका ध्यान अपने फोन से हट गया। लड़की अपने पजामे में ही दरवाजे की ओर भागी। हाथ में फोन लेकर उसने आवाज लगाई, कौन है? दरवाजे पर खड़े आदमी ने उसका अभिवादन किया। उन्होंने किम हानियोन को कुछ समय से नहीं देखा था। उसके बैज पर लिखा था मृत्यु के बाद के जीवन विभाग का कर्मचारी, और उसने कहा कि इंतजार का समय लगभग 800 साल था। उस आदमी ने सुझाव दिया कि जब तक वह पुनर्जन्म का इंतजार करे, वह एक नॉवेल में ट्रांसफर हो सकती है। कर्मचारी ने कहा कि आप केवल उन्हीं नॉवेल में ट्रांसफर हो सकते हैं जिन्हें आपने हाल ही में पढ़ा हो। लड़की मुख्य पात्र बनना चाहती थी, लेकिन यहाँ का कर्मचारी इस बात से निराश था कि आप अपनी भूमिका नहीं चुन सकते। लेकिन होनन को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। उसके हाथ में मौजूद डिवाइस बस करने लगा और कर्मचारी ने उसे अपना फोन लाने के लिए कहा। यह उसे रोमांस में इसका इस्तेमाल करने देता। इसमें सभी पात्रों की जानकारी और वेब रोमांस की कहानी होती, जिसे आप कभी भी पढ़ सकते थे।
यह राजकुमार केया और काउंटेस रोजेन के बीच की प्रेम कहानी थी। उस रोमांस में वह राजकुमार है। उसका फोन रोशन हो गया और उसने अपने हाथ से अपनी आंखें ढक लीं, यह सोचते हुए कि वह बस एक अच्छे जीवन वाला कोई व्यक्ति बनना चाहती है। अपनी आंखें खोलने पर किसी ने उसे राजकुमारी कहकर पुकारा। इससे नायिका खुश हो गई क्योंकि उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि वह एक रोमांटिक फैंटेसी में होगी। लेकिन उसने पास में एक खुशमिजाज भालू जैसी महिला को यह पूछते हुए देखा कि क्या राजकुमारी अभी तक जाग गई हैं। नायिका डर के मारे चीख पड़ी, जिससे पास के ड्रैगन चौंक गए। भालू महिला ने चिंता से अपने हाथ हिलाते हुए पूछा कि क्या हुआ। उसने सोचा, यह क्या है? एप्रन पहने एक भालू। यह कैसे हो सकता है? उसने जल्दी से खुद को टटोला, यह सोचते हुए कि वह भालू साम्राज्य की राजकुमारी बन गई है। जब तक उसने कंबल को महसूस नहीं किया। नीचे देखने पर उसने चमड़े के अलग अलग टुकड़ों से बना एक पैचवर्क कंबल देखा। घबराकर उसने कंबल भालू पर फेंक दिया और पूछा कि यह बकवास क्या है, लेकिन नौकरानी बहुत ज्यादा हैरान नहीं हुई। वह बिस्तर से उठी और कमरे में रखे आईने के पास चली गई। उसे वापस देख रही थी एक काले बालों वाली लड़की, लाल आंखें और एक काली पोशाक। तब नायिका ने सोचा, क्या नॉवेल में काले बालों वाला कोई पात्र था? शायद वह बेलाट्रिक्स है, लेकिन जब उसने अपने फोन पर खोजा तो उस नाम से कुछ भी नहीं मिला। भालू दरवाजे के पास इंतजार कर रही थी। उसकी मालकिन ने उसे बाहर निकाल दिया था ताकि वह अपने फोन पर जवाब ढूंढ सके। लड़की ने ऐसी किसी भी जानकारी की खोज की जो इन मानदंडों पर खरी उतरती हो। पता चला कि वह दानव राजा की बेटी है, जिसके सिर्फ 3 डायलॉग थे और वह सबसे सफल खलनायिका थी। राजकुमार को सम्राट बनने के लिए उसे मारना पड़ा था। वे डायलॉग राजकुमार को एक मूर्ख छोटा कीड़ा कहने, उसे व्यक्तिगत रूप से चुनौती देने और पवित्र अवशेष के बारे में थे। लड़की गुस्से में अपने बाल नोच रही थी। सिर्फ 3 डायलॉग और कोई शानदार सुंदर शाही जीवन नहीं। मुख्य नायिका इन कम डायलॉग्स से परेशान थी। मिस को यकीन है कि दानव राजा की बेटी ठीक से रह सकती है, और उसने सुबह इस जगह को ठीक करने का फैसला किया। उन्होंने उसके सामने एक भयानक दिखने वाला पकवान रखा, जिसने उस महिला को चौंका दिया। रसोइया घबरा गया और अगली बार अंग तैयार करने की पेशकश की। राजकुमारी एक बार फिर इस बात से परेशान थी कि उसका मुख्य रसोइया एक टिड्डा है। नौकरानी मिश्का ने रसोइये को तुरंत मारने और दूसरा ढूंढने का सुझाव दिया। चूहे वाली बात सुनने पर नौकरानी ने रसोइये का चूहा ढूंढने का वादा किया। मिस यह समझने की कोशिश में हैरान थी कि नौकरानी ने उसके लिए चूहा ढूंढने का फैसला क्यों किया। शांत होने के बाद राजकुमारी ने धीरे धीरे बदलाव करने का फैसला किया। अपनी मालकिन की एक इंसानी बावर्ची की इच्छा सुनकर नौकरों ने एक ज्यादा कुशल बावर्ची को चुरा लाने का वादा किया। मन ही मन गुस्से में उबलते हुए नायिका हॉल में चली गई। आखिरकार वो जानती थी कि वो शांति से सब कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक ठीक नहीं कर सकती। अब जब दानव राज रास्ते से हट चुका था, तो वो राज्य में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थी। राजकुमारी ने महल को सजाने संवारने से शुरुआत करने का फैसला किया। जब उनसे कुलीन लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीजें लाने के लिए कहा गया, तो नौकरों ने चिल्लाकर कहा कि वो उन्हें चुरा लेंगे, जबकि राजकुमारी खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। राजकुमारी ने साफ साफ कहा कि वो चाहती है कि नौकर उन्हें खरीदे, चुराए नहीं। लेकिन नौकरों को यह बात समझ नहीं आई और उन्होंने यह पता लगाने का फैसला किया कि खरीदने का मतलब आखिर होता क्या है।
यह खबर सुनकर नौकर पूरी तरह से हैरान थे। उन्होंने ऐलान किया कि वो लोगों का पैसा छीनकर उन्हें मार डालेंगे, जिसने राजकुमारी की योजना पर पूरी तरह पानी फेर दिया। नायिका सोचने लगी, क्या इस समस्या को ठीक करने का वाकई कोई तरीका नहीं था। उसे याद आया कि मैनेजर ने कैसे समझाया था कि ट्रांसफर के बाद वो अपनी बाकी की जिंदगी कहानी के अनुसार जी सकती थी। राजकुमारी को चिंता थी कि कहीं कुछ कहानी से अलग ना हो जाए, लेकिन उसे चिंता न करने के लिए कहा गया था। आखिरकार कहानी को सही दिशा में ले जाने वाली ताकत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत थी। यह साल 1163 था जब मुख्य पात्र पहली बार अपनी प्रेमिका से मिला था। सम्राट के नाजायज बेटे के रूप में उस लड़के ने 15 साल की उम्र में महल में प्रवेश किया, जिसमें कोई जादुई प्रतिभा नहीं थी। उस लड़के ने एक पवित्र अवशेष को खोजने का फैसला किया। 1167 तक मुख्य पात्र दानव राजकुमारी का वध कर देगा। लड़की नहीं जानती थी कि वह यहाँ और 4 साल जिंदा रह पाएगी भी या नहीं। चिंतित नौकर आपस में फुसफुसा रहे थे, अपनी मालकिन के अजीब व्यवहार और बातों के बारे में। उन्होंने यह पूछने का फैसला किया कि क्या उनकी राजकुमारी को कुछ चाहिए। राजकुमारी पूरी तरह से निराश थी। वो इस उलझी हुई दुनिया को छोड़कर कहीं भी रहना चाहती थी। अपनी इसी हताशा में उस युवती को एक विचार आया। अगर उसके पिता एक शक्तिशाली दानव थे तो राजकुमारी 4 साल आगे जा सकती थी और अपनी किस्मत पूरी कर सकती थी। अपने पैरों पर खड़ी होकर और पंख फैलाकर नायिका ने अपना जादू चला दिया। अपने होठों पर मुस्कान के साथ राजकुमारी ने ऐलान किया कि वह इन पागल जानवरों को अलविदा कह रही है और जल्द ही एक दूसरी कहानी में चली जाएगी। लेकिन किसी तरह समय के साथ नौकरों के हाव भाव बदल गए। लड़की को शक हुआ कि उसकी तरकीब काम नहीं आई। राजकुमारी को समझ नहीं आया क्यों, जबकि उसने अपनी सारी जादुई ऊर्जा इसमें लगा दी थी। लड़की को एहसास हुआ कि वो अब राजकुमारी नहीं रही और उसने नागरिकों से पूछने का फैसला किया कि यह कौन सा साल चल रहा है। जैसा कि पता चला, शाही कैलेंडर के अनुसार यह साल 1153 था। लड़की को विश्वास नहीं हुआ और उसने अलग अलग प्राणियों से पूछना शुरू कर दिया। सब कुछ पक्का करने के बाद मुख्य नायिका को गहरा सदमा लगा। उसी समय महाद्वीप में कहीं और जादूगरों ने अपने मालिक की रक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच बनाया। उस आदमी को एक गहरा घाव लगा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ी हुई थी। हालांकि उसके नौकर उसके लिए चिंतित थे, लेकिन उस आदमी ने उन्हें इसे नजरअंदाज करने का आदेश दिया क्योंकि पहले उन्हें वहां से निकलना था। शूरवीर सोच रहा था कि क्या महाराज वाकई एक अवशेष के लिए इतनी भयानक जगह पर जाने के लिए तैयार हैं। हालांकि उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उस नौजवान ने ऐलान किया कि कोई और चारा नहीं है, क्योंकि शाही परिवार में वही एकमात्र ऐसा था जिसके पास जादुई शक्ति नहीं थी, चाहे उसने कितनी भी कोशिश क्यों न की हो। वो युवराज के शापित पद से छुटकारा नहीं पा सका। उसी पल आसमान एक तेज चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से भर गया। जागने पर उस नौजवान ने खुद को ठंडे पसीने से तर और जंजीरों में जकड़ा हुआ पाया। इसी के साथ 10 साल पहले ही बीत चुके थे। राजकुमारी के जन्म के बाद से ही राजा कोमा में थे और चूंकि यह पहली बार था जब उसने नौकरों को बुलाया था, तो वे प्रोत्साहन के कुछ शब्दों की उम्मीद कर रहे थे। उसी समय मुख्य पात्र लगातार मन ही मन खुद को कोस रही थी। उसे पछतावा हो रहा था और वह कामना कर रही थी कि काश उसका पुनर्जन्म किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में हो जिसका जिक्र एक लाइन में भी न हो। राजकुमारी को याद आया कि उसके पास यहाँ से निकलने के पूरे 2 विकल्प हैं।
या तो जब उसे दानव राज की शक्ति विरासत में मिले या कोई उसे बुला ले। राजकुमारी को एहसास हुआ कि अगर उसने कहानी को प्रभावित नहीं किया तो वो कहीं भी पहुंच सकती है। वह मुख्य पात्र से मिलने तक 10 साल के लिए छिपकर रह सकती है और फिर 4 साल बाद महल लौट सकती है। यह सब सोचकर लड़की ने खुशी खुशी ऐलान किया कि वह इंसानों की दुनिया में जा रही है। नौकर दंग रह गए। किसी को भी अपनी मालकिन से ऐसी घोषणा की उम्मीद नहीं थी। वे पूछने लगे कि वह ऐसा क्यों कर रही हैं और उन नीच प्राणियों की दुनिया में जाएंगी। लड़की को एक दलील सूझी, इस तरह दानव इंसानों को परेशान कर सकते हैं। एक भेड़ राजकुमारी के पास आई और उसने बताया कि उस दुनिया में दानव अपनी शक्तियों का इस्तेमाल मुश्किल से ही कर पाते हैं। राजकुमारी को उच्च सेनापतियों में से कम एक अंगरक्षक की जरूरत होगी। एक खुशमिजाज कीड़े ने तुरंत जाने के लिए अपना नाम दे दिया। नायिका ने इस विचार को तुरंत खारिज कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि कोई बात करने वाला कॉकरोच उसके आसपास घूमे। फिर उसने ऐलान किया कि उसे कोई इंसानी रूप में चाहिए। यह सुनकर कॉकरोच खुश हो गया। उसने कहा कि उच्च पद के सेनापति अपना रूप बदल सकते हैं और उसने ऐसा करके भी दिखाया। लेकिन राजकुमारी ने फिर भी कॉकरोच को मना कर दिया। फिर एक इल्ली आई जिसने हर एक दिन अपनी केंचुली उतारने का वादा किया। लड़की ने उसे भी मना कर दिया। अगला भेड़िया सेनापति था। उसने भी रूप बदला, लेकिन उसे भी मना कर दिया गया। आखिरी बिल्ली सेनापति थी। वह एक अच्छे छोटे सहायक की तरह सुझाव दे रही थी। नायिका ने पैंथर की ओर उंगली करके कहा, अपने सिर से वे सींग हटाओ और मेरे साथ चलो। नन्ही राजकुमारी ने हैरानी से पलकें झपकाईं जब सेनापति उसके सामने एक घुटने पर झुक गए। उन लोगों ने कसम खाई कि वे अपनी मालकिन के लिए ताजे इंसान पकड़कर लाएंगे। वो लड़की इंसानी दुनिया में जाने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी थी, लेकिन उसे अपने कमरे में वापस जाकर रवानगी का इंतजार करना पड़ा। हीरोइन को एहसास नहीं था कि यह इतना मुश्किल होगा। छोटे मोटे दानव तो यूं ही इंसानी दुनिया में घुस सकते हैं, लेकिन ऊंचे दर्जे के दानवों को बुलावे की जरूरत होती है। लड़की इंतजार करती रही, सोच रही थी कि उसे कब बुलाया जाएगा। तभी अचानक से एक भालू जैसी औरत अंदर घुस आई और ऐलान किया कि एक समनिंग सर्कल खुल गया है। हीरोइन बिस्तर से उछल पड़ी। उसकी आंखों में उत्साह था और वह अपनी नौकरानी के पीछे दौड़ पड़ी। बुलाने वाला पोर्टल गहरे बैंगनी रंग का था और चमकती हुई सीलों से ढका हुआ था। लड़की उसे घूर रही थी। वह हैरान भी थी और सदमे में भी। हीरोइन ने पोर्टल से गुजरने के लिए ज़ेन बार को बुलाया। लड़की को यकीन था कि उसे 10 साल में दानवों का सामना करना पड़ेगा। लोग लोहे के पिंजरों में बैठे थे, तहखाने के अंधेरे में अपनी किस्मत का इंतजार कर रहे थे। एक लबादा ओढ़े आदमी पिंजरों के पास से गुजरा, जबकि कैद बच्चे उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। उसने एक लाइन फेंकी, अगला नंबर तुम्हारा है। फिर वह फटे पुराने कपड़े साफ करने के लिए आगे बढ़ गया। यंकील ने धातु की जंजीरों को पकड़ लिया और उस आदमी को घूर रहा था जिसने उसे कैद किया था। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उसने यकीनन टाइम ट्रैवल किया था। यहां तक कि उसके गले में पड़ा पेंडेंट भी इसकी पुष्टि कर रहा था। जिंदगी एक बुरे सपने में बदल गई थी। जब उसे पता चला कि वह सम्राट का नाजायज बेटा है, तो कमरा अचानक दिन के उजाले से भर गया और कील तनाव में आ गया। लबादा ओढ़े आदमी ने अपना हुड खींचा और मुस्कुराया। उसने यह कर दिखाया था। एक लड़की कमरे में आ गई। कील ने पलकें झपकाईं।
वह इंसान जैसी लग रही थी। छोटी लेडी जेन बार के साथ अपनी लोकेशन देख रही थी। हीरोइन ने इलाके का जायजा लिया। यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि वे कहाँ उतरे थे। वह आदमी मुस्कुराया, उसने दानवों को बुलाया था और अपनी इच्छा पूरी कर ली थी। हीरोइन को यह पसंद नहीं आया कि उस तांत्रिक ने बच्चों को उन पिंजरों में फंसा रखा था और उसने जेन बार से उस आदमी को मारने के लिए कहा। बेला ने कहा कि बच्चे घर जा रहे हैं और वे डर से अपनी आंखों में बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे। जेन बार पक्का करना चाहता था कि क्या मालकिन वाकई इन सभी कैदियों को आजाद कर देगी, लेकिन जनरल को अफसोस हुआ क्योंकि वे काफी स्वादिष्ट थे। लड़की ने नौकर को पीटना शुरू कर दिया, यह बड़बड़ाते हुए कि कमजोरों के साथ खिलवाड़ नहीं करते या दानवों को बिना ज़मीर के काम करने नहीं देते। और नौकर ने पलटकर बहस की। बेला उसे सही करने के लिए जनरल को पीटती रही, जबकि गोरा लड़का चुपचाप देखता रहा। कील को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसके अतीत में ऐसा नहीं हुआ था। उसे याद आया कि उस काले जादूगर ने उसके दिल में छुरा घोंपा था। अगर उसकी माँ के पेंडेंट में सील की हुई पवित्र शक्ति न होती तो बच्चा मर गया होता। कील ने सोचा, इसी ने उसकी जान बचाई थी। खतरनाक जगहों से बचकर रहने से वह जिंदा रहेगा, लेकिन फिर उसने खुद को डांटा कि उसे जीने की चाह की परवाह ही नहीं है। हीरोइन ने गोरे लड़के से घर जाने के लिए कहा क्योंकि काला जादूगर बहुत पहले जा चुका था। फिर उसने पेशकश की कि अगर उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है तो वह उसके साथ सफर कर सकता है। की हैरान रह गया। किसी ने पहली बार सच्ची मदद के लिए हाथ बढ़ाया था। लड़की प्यारी सी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। उसका हाथ आगे बढ़ा हुआ था, उसके जवाब का इंतजार कर रहा था, जबकि वह मन ही मन उसे एक काली परी कह रहा था। वे जंगल से गुजरे। हाथ पकड़े हुए जेन बार पीछे पीछे चल रहा था और कील ज़मीन को घूरते हुए हर चीज के बारे में सोच रहा था। हीरोइन ने लड़के को देखा और मन में सोचा, वह कमजोर किस्म का नहीं है। जेन बार को देखकर बच्चा जरा भी नहीं झिझका, जो एक बच्चे को खाना चाहता था, और वह हमेशा की तरह शांत रहा। तो बेला ने बच्चे को अपने नौकर के रूप में एक जगह की पेशकश की। वह एक राजकुमारी है और हर राजकुमारी को अपने लोगों की जरूरत होती है। हीरोइन ने सोचा कि उसे पहला कदम उठाना चाहिए। अगर वह उससे जुड़ गई तो इंसानी दुनिया में एक पक्की जिंदगी की गारंटी थी, और साथ ही उस बच्चे के पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी, इसलिए उसे पूरी तरह से बिगाड़ना होगा। कील को इस झंझट की चिंता हुई, लेकिन एक अभिभावक जैसा कोई साथ में होना काम आएगा, और हाँ, इससे वह सुरक्षित रहेगा। जेन बार ने नाश्ते का सुझाव दिया। अगर लेडी भूखी थीं तो वे हमेशा बच्चे को खा सकते थे, लेकिन लड़की ने इस विचार को तुरंत खारिज कर दिया। बच्चा सोच रहा था कि क्या वह उस बुरे सपने से फिर से बचने के लिए उसे योर हाइनेस कहकर काम चला सकता है। और कील 18 साल का होने तक दानवों के साथ रहने के लिए तैयार था। राजकुमारी यकीनन यह नहीं मानेगी, वह पहले से ही एक वयस्क है। लड़की ने मुस्कुराते हुए उन्हें बताया कि वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं, लेकिन कील सोच रहा था, यह राजकुमारी थोड़ी सनकी हो सकती है। चीजों को सामान्य रखना और संभल कर चलना ही बेहतर है। उन्होंने सराय में कदम रखा और जल्दी से कुछ मांस, तले हुए अंडे और ड्रिंक्स का ऑर्डर दिया। हीरोइन रोमांचित थी। इस तरह का मांस सीधे किसी वेब नॉवेल से निकला हुआ लग रहा था, लेकिन जेन बार उलझन में था कि आखिर इंसान खाने को लेकर इतना उत्साहित क्यों हो जाते हैं।
रात के खाने पर लड़की की आंखों में लगभग आंसू आ गए थे। यह इतना अच्छा था। हीरोइन को सूप भी बहुत पसंद आया। दूसरी ओर ज़ेनबार आगे बढ़ा और सूप में एक उंगली डुबो दी। दानव स्वाद से हैरान रह गया। आप उसके चेहरे पर हैरानी साफ देख सकते थे। फिर लड़की ने देखा कि उसका नौकर अपना खाना नहीं छू रहा है। वह बस वहां अजीब तरह से बैठा था। हीरोइन अपना सिर खुजला रही थी। बच्चा खाना क्यों नहीं खा रहा था? शायद उसने पहले कभी मांस नहीं देखा था। उसने इसे आजमाने के लिए उकसाने की कोशिश की, लेकिन कील के मन में शक बना रहा क्योंकि उसने कांटे का इस्तेमाल करना बहुत बाद में सीखा था। हीरोइन ने हैरानी से लड़के को देखा और यह जांचने का फैसला किया कि क्या उसे कांटे का इस्तेमाल करना आता है। कील हिचकिचाया। 8 साल की उम्र में बच्चे पहले से ही छुरी कांटे का इस्तेमाल करते हैं। लड़की ने उसे कांटे का इस्तेमाल करना और उससे खाना सिखाना शुरू कर दिया। लड़के ने अजीब तरह से कांटा पकड़ा। उसकी आंखें अपने खाने पर टिकी थीं। जब उसने दूसरा निवाला खाया तो हीरोइन ने उसकी तारीफ की और उसका सिर थपथपाया। बच्चे के लिए यह थपकी अजीब और अनजानी थी। लेकिन जॉन बार ने उनके उस पल को खराब कर दिया, यह पूछते हुए कि लेडी को ऐसे नौकर की क्या जरूरत है जो खा भी नहीं सकता। जनरल चिढ़ गया था। क्या उसका अपना नौकर काफी नहीं था? क्या वो बच्चा ठीक से चबा भी सकता था? हीरोइन ने बरदस्ती मुस्कुराते हुए समझाने की कोशिश की कि उस अनाथ ने कभी सीखा ही नहीं था। अनुभव ही सब कुछ है। बेला इंसानी दुनिया में अपने बिस्तर पर होकर खुश थी। डीमन की दुनिया में वो पागल हो जाती। यकीनन यह वो नहीं था जिसका उसने सपना देखा था, लेकिन यहाँ तालमेल बिठाना ज्यादा आसान था। वहाँ 14 साल रहने से तो बेहतर ही था। जॉन बार और वो लड़का राजकुमारी के कमरे में घुस गए। बच्चे को देखते ही लड़की शर्मा गई, यह सोचते हुए कि वो कितना प्यारा था। लेकिन जब दोनों से अचानक बदबू आने लगी तो लेडी ने पूछा कि उन्होंने लड़के को कैसे नहलाया था और क्या उन्होंने साबुन का इस्तेमाल किया था। डीमंस खून से नहाते थे, इसलिए उसने साबुन का नाम तक नहीं सुना था। यह सुनकर उसका दिमाग खराब हो गया। जब उसे पता चला कि वे इतने समय से खून से नहा रहे थे। जनरल लेडी की चिढ़ से हैरान था। वो चिल्लाई, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो यहाँ से दफा हो जाओ या इंसानों की तरह बर्ताव करना शुरू करो। जब जनरल ने बुदबुदाया कि वो इंसान नहीं है तो वो अपना आपा खो बैठी। उदास जॉन बार सफाई करने के लिए भारी कदमों से चला गया, अपने पैर घसीटते हुए। लेडी ने उसके गाल थपथपाए। इसे दिल पर मत लेना, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। फिर उसने पूछा कि वो कितने साल का है और अंदाजा लगाया 5 साल। उसने 8 उंगलियां उठाईं, यह साबित करते हुए कि वो 8 साल का था। उसे एहसास हुआ कि वो हकलाता था, अपनी उम्र के हिसाब से बहुत छोटा दिखता था और चम्मच कांटे का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसे उस बच्चे के लिए बहुत बुरा लगा जिसने इतना कुछ झेला था और उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने उसकी हथेली पर अक्षर बनाए। उसका नाम काइल था। यह सुनकर वो हैरान रह गई। उसने इस बात पर यकीन करने की कोशिश की। उसने दोहराया, तुम सच में काइल हो? सदमे से उसकी आवाज कांप रही थी। उसके बाद वो सोचने लगी कि अगर वो लड़का 1163 में 18 साल का था तो 1153 में वो यह निश्चित रूप से नॉवेल का मेन कैरेक्टर था और उसके शक बेमतलब थे। नाम हल्के बाल, कद्दू के रंग की आंखें और उम्र सब मेल खाते थे। लेकिन हीरोइन को यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने लड़के को फिर से जांचने का फैसला किया।
तो उसने अपने फोन का इस्तेमाल करके ऐसे सवाल पूछे जिनके जवाब सिर्फ मेन कैरेक्टर को ही पता हो सकते थे। उसने उस नौजवान से अपने बगल में बैठने को कहा और वो शर्मा गया। उसने पूछा कि क्या उसे किसी ने बुरे जादूगरों के पास भेजा था। काइल ने फैसला किया कि वो झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन चाहता था कि उस नौजवान को उन सवालों का कारण पता चले। बेला ने एक और सवाल पूछने का फैसला किया। शायद उसकी मां की मौत के बाद उसके पास कुछ बचा हो, लेकिन इस सवाल ने लड़के को चौंका दिया और उसे समझ नहीं आया कि इस लड़की को यह कैसे पता चला। हीरोइन ने लड़के की प्रतिक्रिया से निष्कर्ष निकाला और समझ गई कि यह निश्चित रूप से काइल ही था। थोड़ी देर बाद लड़का लड़की की गोद में बेफिक्र होकर सो गया। वो नहीं सोई और खुद को डांटने लगी। आखिर उसने नॉवेल के मेन कैरेक्टर को ही क्यों बचाया था? आखिरकार काइल बच गया था और ताबीज में बंद शक्ति की बदौलत राजकुमार बन गया था। उसने पेंडेंट को घूरा और उस लड़के के बारे में सोचा। उसके हाथों में इस पेंडेंट में कोई दैवीय शक्ति नहीं है। लड़की ने नॉवेल को जांचने का फैसला किया, कहानी की डिटेल्स कंफर्म करने के लिए। कहानी में कहा गया था कि बच्चा उस काले जादूगर के प्रयोगों से लगभग मर ही गया था, लेकिन उसे एक देवदूत ने बचाया था। उसके बाद कोई रहस्यमय शक्ति उसे मुश्किलों से बाहर निकालने में मदद करती रही। लेकिन हीरोइन ने उस जादूगर को मार डाला था और ठीक 3 दिन बाद उसे यहाँ भेज दिया गया और कहानी पहले से ही पटरी से उतर चुकी है। उसे याद आया कि परलोक में एक सपोर्ट सिस्टम है और उसने उससे सीधे बातचीत शुरू करने का फैसला किया। फोन ने चेतावनी दी कि यह सिर्फ इमरजेंसी में काम करता है और उसके बाद बंद हो जाएगा। लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। शायद कोई और भी ऐसी ही स्थिति में हो। गलतियां हो सकती हैं, लेकिन अगर वे मुख्य कहानी को खराब नहीं करती तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो चिंतित थी। उसने मेन कैरेक्टर की सेटिंग्स के साथ खिलवाड़ किया था। क्या इसे ठीक करने का कोई तरीका था? जवाब था, तुम एक बार समय को पीछे कर सकती हो। बस इसके बारे में बहुत ध्यान से सोचो। तुम 10 साल पीछे भी जा सकती हो। यह खबर सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। इसलिए हीरोइन ने समय बदलने के लिए जादू का इस्तेमाल नहीं किया। उसने इसके बजाय इस एक बार के रिवाइंड सिस्टम का इस्तेमाल किया। लड़की बिस्तर पर बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। उसने सोचा कि उन्हें पहले सारी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, फिर कोई कदम उठाना चाहिए। सुबह तक उसे फोन का एक फीचर मिल गया था। मूल कहानी को समेटने के लिए रोशनी से लड़का डीमन राजकुमारी की गोद में जाग गया। लड़की ने उसका अभिवादन किया और वो मुड़ा, सीधे उसे घूरते हुए। उसने उसे सुप्रभात कहा और एक प्यारी सी मुस्कान दी। यह नॉवेल एक राजकुमार के बारे में है। कोई महाकाव्य खोज नहीं, बस महाकाव्य रोमांस। उसे एहसास हुआ कि मुख्य कहानी शुरू होने से पहले ही उसे एक सुखद अंत तैयार करना होगा। फिर उसे उस लड़के को रोजेन से मिलाने के लिए महल ले जाना था। तो उसने अपना परिचय दिया, जानवरों के साम्राज्य की राजकुमारी के रूप में। उसने जॉन बार को एक काले पैंथर के रूप में पेश किया और उसने तुरंत उसे ठीक किया। मैं कोई मामूली पैंथर नहीं हूं, उसने नौकर को एक तीखी नजर से देखा, जिससे वो चुप हो गया। फिर वो एक काली बिल्ली में बदल गई, जिसका चेहरा सफेद था और उसके पंजों पर छोटी सफेद चप्पलें थीं। वो उसके पास गई और धीरे से म्याऊं किया। लड़का हैरान था। उसकी राजकुमारी एक बिल्ली में बदल गई थी। जॉन बार को लगा कि बिल्ली का दर्जा उसके पद से नीचे है,
लेकिन राजकुमारी ने इसे नजरअंदाज कर दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि वे जानवरों के साम्राज्य से हैं। फिर उसने काइल से कहा कि उसे उसका नौकर बनने की जरूरत नहीं है। लड़की बच्चे की प्रतिक्रिया से हैरान रह गई। बच्चा बिना किसी वजह के फूट फूट कर रोने लगा। फिर वो कुछ बुदबुदाता है कि वे उसे किसी दिन खा जाएंगे और स्वादिष्ट बनने की कसम खाता है। लड़की ने उसे यह कहकर शांत करने की कोशिश की कि यह उसके बारे में नहीं है। फिर उसने मजाक में खुद उस बच्चे को खाने की बात कही। उसने कहा कि बिल्लियां इंसान नहीं खाती, लेकिन जॉन बार बीच में कूद पड़ा और खुशी खुशी एक निवाला लेने की पेशकश करने लगा। हीरोइन ने जनरल पर जादू से हमला किया और बच्चे ने उसकी ड्रेस पकड़ ली, इस जिद पर अड़ गया कि वह बाद में स्वादिष्ट लगेगा। लेकिन अपने आंसुओं के बीच उसने उसे अपने साथ ले जाने की भीख मांगी। हीरोइन झिझकी, उसके लिए यह सिर्फ एक खेल था, लेकिन काइल के लिए यह एक क्रूर सच्चाई थी। उसने उसके आंसू पोंछे और उसे साथ ले जाने का वादा किया और कसम खाई कि वह उसे नहीं खाएगी। ईमानदारी से मुस्कुराते हुए बच्चे ने रोना बंद कर दिया और एक वफादार सेवक बनने की कसम खाई। लेकिन लड़की ने अपना सिर हिला दिया। उसे किसी सेवक की जरूरत नहीं थी, उसे तो एक राजकुमार बनना चाहिए था। लेकिन बच्चे ने विरोध करते हुए कहा कि राजकुमारी को एक सेवक की जरूरत है, उसकी नहीं। यह सुनकर हीरोइन ने अपनी भौहें चढ़ा लीं। पता चला कि बच्चा सिर्फ चुपचाप घूरता नहीं, बल्कि बात भी कर सकता था। कील ने हकलाते हुए कहा कि अगर यह ठीक नहीं है तो वह चुप हो जाएगा और वैसा ही करेगा जैसा उसकी लेडी चाहती है। हीरोइन ने सोचा कि यह लड़का शुरू से ही कितना डरा हुआ था। फिर उसने अपनी परवाह दिखाने के लिए उसे अपनी बाहों में भर लिया। उस जोर के आलिंगन ने उसे पूरी तरह से चौंका दिया, लेकिन उसे इन सब की कोई परवाह नहीं थी। वह मुख्य पात्र था, सुखद अंत उसका जन्मसिद्ध अधिकार था। जॉन बार ने बीच में टोका, क्या होगा अगर राजकुमारी को उन्हें बच्चे को खाते हुए देखना पड़े? यह बात उसे अंदर ही अंदर खा जाएगी। अगली सुबह लड़की एक रियल एस्टेट एजेंट की तलाश में निकल पड़ी। सराय का मालिक समझा नहीं पा रहा था कि क्या कहना है, इसलिए उसके बगल वाले आदमी ने कहा, आओ मुझसे बात करो। बैरन मर चुका है। वह खुशी से बोली, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। उस आदमी ने उसे चेतावनी दी, पास में एक मैजिक टावर है, राक्षस हर समय इस जगह पर हमला करते हैं। लेडी को कोई परवाह नहीं थी। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे सारे विकल्प दिखाओ। उन्होंने मरे हुए बैरन की हवेली की पेशकश की। 2 मंजिला, बेसमेंट, 2 बाथरूम, कुल 8 कमरे, यहाँ तक कि एक स्टोरेज शेड भी था। कीमत 30 सोने के सिक्के। उसके बगल वाले आदमी ने झुककर पूछा, यह इतना सस्ता क्यों है? क्या जगह में कोई गड़बड़ है? उसने मन में सोचा, ऐसी जगह के तो 100 सोने के सिक्के मिलने चाहिए, लेकिन यह बहुत बड़ी है। उसने सोचा कि बगीचा काइल की ट्रेनिंग के लिए काम आएगा, लेकिन इसके सुरक्षित होने की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वह घर देखने की अपनी बात पर अड़ी रही। जब वे सब सराय के मालिक के साथ घर पहुंचे तो सब हैरान रह गए। उसने पूछा कि घर कितने समय से खाली था। आदमी ने कहा कि कुछ समय हो गया है। उसे बगीचे को ठीक करने में कोई समस्या नहीं दिखी, लेकिन अंदर उसे बेचैनी महसूस हुई। घर उसकी उम्मीद से बड़ा था, लेकिन दानवों की दुनिया में रहने से तो बेहतर था। बेला ने पूछा कि क्या घर के साथ बस यही बात है? सराय के मालिक ने कहा कि लोग इससे दूर रहते हैं। वह काइल की राय जानना चाहती थी, क्योंकि उन्हें यहाँ 10 साल रहना था। उसकी सहमति मिलने के बाद उसने घर खरीदने का फैसला किया,
लेकिन सौदा यह था कि मरम्मत का खर्च वही उठाएगी। सराय का मालिक मान गया। बेला खुश थी कि उन्हें एक जगह मिल गई, एक समस्या कम हुई। उसने लड़के की तरफ देखा, जो शर्मा रहा था, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। काइल को उसकी तीखी नजरों से अजीब लग रहा था। उसने उस युवा राजकुमार को तैयार करने का फैसला किया। उसे सुंदर और प्यारा बनाना था। आखिर आप बता सकते हैं कि वह एक कुलीन है, वह इतना सुंदर जो है। फिर उसने उसे एक और पोशाक दी और उसे आजमाने के लिए भेज दिया। फिटिंग रूम में कदम रखते हुए लड़के को अजीब और थोड़ा असहज महसूस हुआ। लड़के को एहसास हुआ कि वह असल में छोटा हो गया है और वह शीशे के सहारे झुक गया। कील ने सोचा कि लड़की ने उसके लिए कपड़े खरीदे हैं और उसे किसी वजह से साथ लाई है, लेकिन उसने तो स्वादिष्ट बनने का वादा किया था। और वह ऐसा वादा कर भी कैसे सकता था। तभी बेला ने फिटिंग रूम से एक जोरदार धम्म की आवाज सुनी। पता चला कि कील अपना सिर दीवार पर पटक रहा था। यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि इस गड़बड़ को कैसे ठीक किया जाए। उसके सिर में दर्द हो रहा था, लेकिन उसने उन शब्दों को कहने के लिए खुद को कोसा। फिर लड़के ने सोचा, क्या बेला सच में उसे पालना चाहती थी। जब वे घर पहुंचे तो राजकुमारी ने जॉन बार को बुलाया। लड़की ने मांग की कि वे कील को मालिक कहें। और उसे मालकिन। लेकिन नौकर झिझका। हीरोइन ने पैंथर को डांटने का फैसला किया, जबकि लड़के को एहसास हुआ की इस छोटी लेडी के पास ही असली ताकत है। बाद में बेला ने उस नौजवान को पूरी हवेली में ढूंढा। उसे आवाज लगाते हुए वह उसे लड़के का निजी कमरा दिखाना चाहती थी। वे बस प्रवेश द्वार पर खड़े रहे। क्योंकि लड़का पूरी तरह से दंग रह गया था। बेला ने समझाया कि अलमारी और डेस्क बाद में आएंगे, क्योंकि शहर छोटा था। बच्चा पूरी तरह से घबरा गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। आखिर यह उसका नया घर था। डिलीवरी में देरी हो रही थी, लेकिन लड़की ने बच्चे को उसका कमरा पहले ही दिखा दिया था। फिर उसने अपने कमरे की ओर इशारा किया। और उससे कहा कि जब भी उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वह कभी भी आ सकता है। हीरोइन ने सोचा कि बच्चा प्यारा है, भले ही वह हर चीज पर अपने ही अजीब तरीके से प्रतिक्रिया दे रहा था। उसने यह भी सोचा कि उन्हें कुछ मदद की जरूरत है। जीन बार अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकता। पहले तो वह खून से कपड़े धो रहा था। और पानी का इस्तेमाल करने से मना कर रहा था। इस डर से तो वे हफ्ते के खत्म होने से पहले ही मर जाएंगे। इसलिए हीरोइन बेसमेंट की ओर चल पड़ी। अब कुछ जादुई काम करने का समय था। वह इस दुनिया में घूम रहे कुछ दानवों को बुलाना चाहती थी, लेकिन जॉन बार जनरलों को बुलाने पर जोर दे रहा था, पर हीरोइन ने उसकी बात नहीं मानी। उसने उसे पीछे हटने को कहा। उसने अपना पैर पटका। समनिंग सील खोली और उसमें जादू डाला। साथ ही सीखने के लिए कोई जटिल मंत्र भी नहीं थे। उसका जादू सीधा साधा था। बुलाने वाले घेरे से एक लाल बालों वाला आदमी निकला। जादुई पर्दा उसकी नजर को रोक रहा था, तो वो देखने के लिए और करीब गई। घेरे में खड़ा आदमी अपने चारों ओर देखने के लिए मुड़ा। तभी उसने उसे पहचान लिया। ये वही घमंडी बदमाश था जो उस घर को लेकर सराय में हंगामा कर रहा था, वही लाल बालों वाला आदमी। उसने पूछा कि क्या वो लड़की एक शाही जादूगर है। हीरोइन ने कहा कि वो अपने से नीचे किसी को भी बुला सकती है। जनबार ने उस आदमी को जेनकिंस के रूप में पहचान लिया और अपना आपा खो बैठा।
जनरल को समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमारी इस आदमी को यहाँ क्यों लाई है। हीरोइन ने लाल बालों वाले आदमी की ओर इशारा किया और पूछा कि क्या जनबार उसे जानता है। नहीं में जवाब मिलने पर उसने बदलकर पूछा कि क्या वो इसके बजाय इस डीमन को जानता है। जवाब फिर भी नहीं था। हीरोइन उलझन में पड़ गई और किसी से समझाने की गुहार लगाई कि क्या हो रहा है। जनबार ने कहा कि जेनकिंस को 200 साल पहले देश निकाला दे दिया गया था, राजकुमारी के पैदा होने से भी पहले। जनरल ने उस आदमी को बेचारा दोगला कहा, इतनी नफरत से कि उसे सुनकर लड़की के रोंगटे खड़े हो गए। दोगले इंसान और डीमन के मिलन से पैदा हुई घटिया औलाद होते हैं। डीमन उनसे उतनी ही नफरत करते हैं जितनी इंसान राक्षसों से करते हैं। उन्हें कोई अपने पास नहीं चाहता। हीरोइन एक पल के लिए रुकी। ये डीमन इंसानी दुनिया को अंदर बाहर से जानता था और असल में कीमती था। इसलिए उसने जेनकिंस को अपने लिए काम करने का ऑफर दिया। सराय की बातों से लड़की ने अंदाजा लगाया कि यह डीमन छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान देता है, लेकिन जनबार बीच में कूद पड़ा और राजकुमारी को उस आदमी को वापस बाहर निकालने के लिए मनाने लगा। समस्या यह थी कि जनरल घर के कामों में बिल्कुल बेकार था और यह बात उसे बहुत चुभती थी। लड़की को कल उसका अजीब गुस्सा समझ नहीं आया था, वो बस एक पागल की तरह बर्ताव कर रहा था। जेनकिंस ने दिल से कसम खाई कि वो कोई भी काम कर लेगा। यह सुनकर जनबार का दिमाग खराब हो गया। एक इंसान के साथ रहना ही काफी बुरा था, पर अब एक दोगला। अगर अगला डीमन किंग ऐसा ही होगा तो इससे पहले कि इस लड़की को उपाधि मिले, इससे अभी छुटकारा पा लेना बेहतर है। बेला का दिल टूट गया। उसने जनरल को पूरे गुस्से से घूरा। बेला ने सोचा था कि वो किसी और कहानी में पुनर्जन्म लेगी, लेकिन अगर वो बकवास करने वाला है तो फिर बूम! एक जादू ने जनबार को नीचे गिरा दिया। उसकी गलती थी। काइल में एकमात्र चीज जो उस बच्चे की रक्षा कर सकती थी वो गायब हो गई। ताबीज अभी भी वहीं था, लेकिन उसमें जादुई शक्ति नहीं थी। बेला ने डीमन के नजरिए से सोचा। ऐसा लग रहा था जैसे वो डीमंस का पक्ष ले रही है। वे एक डीमन राजकुमारी की पनाह में किसी इंसान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेला ने अपनी दुनिया जीतने की योजना बताई। उस बच्चे के साथ वो इंसानों को अपनी मुट्ठी में कर लेगी। वो विरोध का इंतजार कर रही थी ताकि उन्हें तुरंत चुप करा सके। जेनकिंस लड़की को ऐसे घूर रहा था मानो उसके 3 सिर उग आए हों। जनबार उन शब्दों से पूरी तरह प्रभावित हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। जनरल ने राजकुमारी के लिए कुछ भी करने का वादा किया, जबकि जेनकिंस त्योरी चढ़ाए देख रहा था। जनबार तो बस अपनी होशियार मालकिन की योजना से चकित था। अगली सुबह जेनकिंस पहले से ही वेटर और बावर्ची के काम संभाल रहा था। उसने सफाई से लेकर खाना पकाने तक सब कुछ संभाल लिया। ये हुनर उसने 2 सदियों में इंसानों से सीखे थे। हीरोइन ने नए नौकर की ओर इशारा करके जनबार को छेड़ा और उसकी मेहनत की तारीफ की। जनरल चुपचाप मुंह फुलाकर बिना कुछ कहे मुड़ गया। जेनकिंस ने पास में हलचल देखी और तुरंत सतर्क हो गया। कील जाग गया था और साफ शर्मिंदगी के साथ भीड़ को घूर रहा था। हीरोइन बच्चे के पास गई और पूछा कि क्या वो बीमार था या ठीक से सोया। फिर उसने उसकी पीठ पर हल्के से धक्का दिया और बड़बड़ाया कि उसे और खाने की जरूरत है, जबकि चिड़चिड़ा जनरल झुंझलाहट में बड़बड़ा रहा था। कील को जबरदस्ती खिलाए जाने पर अजीब लग रहा था और जनबार का बड़बड़ाना कोई मदद नहीं कर रहा था। लड़की ने देखा कि बच्चा शर्माते हुए भी अपने कांटे को अच्छे से इस्तेमाल कर रहा था।
वो पहले से ही सोचकर डर रहा था कि बिल कितना आएगा। जेनकिंस ने विनम्रता से उसके पास जाकर उसे बड़े टुकड़े काटने के लिए एक चाकू दिया, यह दिखाते हुए कि इसे कैसे करना है। हवेली समय के साथ बदल रही थी। गर्मियों तक यह अब उतनी उदास महसूस नहीं होती थी। लोगों को इंसानी दुनिया में पैसा बनाने के लिए कहकर जेनकिंस ने अभी भी कोई भरोसा नहीं जीता था। हीरोइन एक असली अंत करने की योजना बना रही थी, अपने फोन और कुछ कागज के साथ। लेकिन कील के इतनी करीब से देखने के कारण वो ध्यान नहीं लगा पा रही थी। तो उसने पूछा कि क्या वो कोई किताब पढ़ना चाहता है। वो साहित्य की शेल्फ की ओर गया और देखने लगा। वहां सिर्फ उपन्यास थे। एक कोई भी किताब उठाते हुए उसने सोचा कि महल उसे 8 साल में लेने आएगा, लेकिन वहां की जिंदगी पूरी तरह से नर्क थी। कील इससे बचना चाहता था, इसलिए बच्चे को तब तक ज्यादा से ज्यादा सीखना था। उसने महसूस किया कि बेला ही यहाँ मुख्य किरदार है और नौकर उसके पीछे आपस में लड़ रहे थे। इसलिए कील को जो चाहिए था उसे पाने के लिए उसे इस लड़की से दोस्ती करनी होगी और अपना नाटक जारी रखना होगा। लेकिन बच्चा उस काले बक्से के बारे में उत्सुक था जो बेला के पास था। कील सतर्क हो गया, लड़की उसे ही घूर रही थी। वो काले बक्से का अध्ययन करने में डूब गई थी, लेकिन जब उसने उसकी जिज्ञासा को पकड़ा तो वो घूमी और उसका ध्यान उसी की ओर कर दिया। उसने एक किताब पकड़ी हुई थी, लेकिन क्या वो सच में पढ़ सकता था? यह सवाल अचानक उसके दिमाग में आया। कील को एक बेवकूफ जैसा महसूस हुआ। किताब उल्टी थी और हीरोइन इस बच्चे पर मोहित हो गई थी। फिर उसने उसे पढ़ना सिखाना शुरू कर दिया और दिखाया कि शेर शब्द कैसे लिखा जाता है। शब्द को समझाने के लिए हीरोइन ने उसे कागज पर बनाने का फैसला किया। 1 मिनट के अंदर ड्राइंग तैयार थी, एक साधारण शेर। लेकिन कील ने सोचा, क्या यह सच में वही है? बच्चे ने पूछा, क्या यह एक मेमना है? तो लड़की ने एक मेमना भी बनाना शुरू कर दिया। जब ड्राइंग खत्म हुई तो शेर और मेमने के बीच एकमात्र अंतर डॉट उनके सिर में था। चूंकि वे बहुत मिलते जुलते दिख रहे थे, कील ने अंदाजा लगाया कि लड़की में ड्राइंग का कोई हुनर नहीं है। बेला ने हालांकि डॉट अपने पाठों में प्रगति देखी और महसूस किया कि देखकर सीखना आसान था। इसलिए उसने और भी लगन से एक चूहा बनाना शुरू कर दिया। वो लड़का अपनी टीचर को ध्यान से देख रहा था, अगले पाठ का इंतजार करते हुए। 1 हफ्ता बीत गया और उस लड़की ने कील को फिर से ब्रेक के लिए जाने दिया, आह भरते हुए, क्योंकि वह पूरे दिन से पढ़ा रही थी। बेला बहुत थक गई थी। काम के बोझ से उसका सिर घूम रहा था और उसने तब तक आधा नॉवेल भी नहीं पढ़ा था। लेकिन उसकी डेस्क पर एक साफ फूलदान में एक खूबसूरत फूल रखा था, घबराए हुए कील का दिया हुआ एक तोहफा। वो बच्चा शर्माते हुए अपने हाथों में एक फूल लिए बेला के पास आता, ठीक वैसे ही जैसे हर बार होता था जब वो लाइब्रेरी में होती थी। हीरोइन ने सोचा कि चूंकि प्रोटागोनिस्ट अभी एक बच्चा है, हर तरह के सवालों का जवाब देना ज्यादा मुश्किल है और उसे उसकी बैकस्टोरी को व्यवस्थित करने की जरूरत है। बेला ने टहलने का फैसला किया और जेनकिंस को ट्रेनिंग सौंपने के बारे में सोच रही थी, लेकिन वो लड़की किसी भी ऐरे-गैरे पर ट्रेनिंग का भरोसा नहीं कर सकती थी। भले ही वो अच्छा खाना बनाते हों और उनमें कुछ इंसानियत हो। शायद अभी के लिए वो रेडहेड ही ठीक रहेगा, जीन बार के लगातार तानों की वजह से। हीरोइन बालकनी पर खड़ी हवा में सांस ले रही थी और सोच रही थी, तभी उसने देखा कि जेनकिंस मुड़ा और संदिग्ध लग रहा था।
लड़की ने बालकनी से ही नौकर को नमस्ते करने का फैसला किया, हाथ हिलाते हुए और उसका नाम चिल्लाते हुए। लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बस चला गया, जिससे वो और भी बेचैन हो गई। हीरोइन ने जेनकिंस पर ध्यान से नजर रखी और उसे यह पूछते हुए सुन लिया कि लोग उससे कितनी नफरत करते हैं। जीन बार ने पूछा कि उस आधे इंसान का कब तक रुकने का इरादा है, और जेनकिंस ने जवाब दिया, जब तक उसकी राजकुमारी उसे बाहर नहीं निकाल देती। जीन बार उस पर गुर्राया कि यहाँ अपनी शक्ल मत दिखाना, लेकिन उस बदतमीज ने ऐलान किया कि वो हमेशा यहीं रहेगा। अपने दुश्मन का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था। हीरोइन ने सोचा कि अगर चीजें इसी तरह चल रही हैं, तो वो कील को उस नौकर के भरोसे छोड़ सकती है। फिर वो अपनी छिपने की जगह से बाहर निकली और पूछा कि वे रात में एक साथ अकेले क्या कर रहे थे। उसने अंदाजा लगाया कि नौकरों में प्यार भरी लड़ाई चल रही थी, लेकिन उनके हैरान और चिढ़े हुए चेहरे देखकर उसने मान लिया कि वो मजाक कर रही थी। फिर उसने कहा कि वो लड़के को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी जेनकिंस को देगी। वो इंसानी दुनिया में काफी समय से है। अगर वो आक्रमण को संभाल लेता है, तो वे उसे एक सलाहकार के रूप में रख लेंगे। पैंथर इस बात पर भड़क गया कि एक दोगला उस पद पर रहेगा, लेकिन लड़की ने कहा, जेनकिंस पैंथर से ज्यादा होशियार है। कुछ देर बाद खुश हीरोइन ने अपनी कुर्सी पर अंगड़ाई ली। उसने सब कुछ खत्म कर लिया था और मुख्य बातें लिख ली थीं। अब वो नॉवेल के खत्म होने तक आराम कर सकती थी और उसने जादू का इस्तेमाल करके एक कॉपी बनाने का फैसला किया। किताब को पकड़े हुए उस लड़की को बहुत खुशी महसूस हुई। मुख्य काम हो चुका था। उसे अब और ऑफिस में बंद रहने की जरूरत नहीं थी। और उसने दरवाजा खोल दिया। बेला तनाव में जम सी गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रही है। घर पूरी तरह से बदल गया था। जब वो ऑफिस में काम कर रही थी, लड़की ने पूछने का फैसला किया कि घर में वो टेबल कहाँ से आई। पता चला कि यह मालकिन का ऑर्डर था जो कल डिलीवर हुआ था। हीरोइन ने पूछा कि इतनी सारी प्लेटें क्यों हैं, जबकि वे सिर्फ 4 लोग थे। जेनकिंस ने जवाब दिया कि हाल ही में बहुत सारी टूट गई थीं। हीरोइन ने सोचा कि इसके लिए जीन बार जिम्मेदार है। वो अनाड़ी था और उसे सफाई के अलावा अतिरिक्त काम देने का फैसला किया। जैसे ही वे वहां खड़े बात कर रहे थे, एक और टूटी हुई प्लेट की खनक गूंजी। मालकिन गुस्से से आग बबूला थी। वो गुस्से से अपने दांत पीस रही थी। ऊपर की ओर भागते हुए हीरोइन चिल्लाई कि वे सब कुछ तबाह कर देंगे, जब तक कि उसने जीन बार और कील को टुकड़ों के बीच बैठे नहीं देखा, जिससे उसका गुस्सा शांत हो गया। पैंथर ने आरोप लगाते हुए बच्चे की ओर उंगली उठाई, लेकिन दोनों हैरान और असहज दिख रहे थे। पता चला कि कील ने ही प्लेटें गिराई थीं और वो बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। हीरोइन गुस्से में चिल्लाई कि जीन बार सारा इल्जाम उस छोटे बच्चे पर डालने की कोशिश कर रहा था। नन्हे हीरो ने अपना सिर झुकाकर नीचे देखा और माफी मांगी। तभी हीरोइन ने देखा कि फूलदान खतरनाक तरीके से डगमगा रहा है और उसने पूछा कि उसे वहां किसने रखा था। जवाब था, छोटे मालिक ने सोचा कि लड़की को यह पसंद आएगा। मालकिन ने जल्दी से पूछा कि क्या प्लेटों के लिए भी वही जिम्मेदार था, और उसने सिर हिला दिया। लेकिन मालकिन ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा कि नई प्लेटें खरीदी जा सकती हैं। कील को शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसके किए के बाद भी कोई उसके साथ इतना दयालु हो सकता है। बेला एक आशीर्वाद थी। वो इस बात की चिंता करती थी कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी।
वो जो भी किताबें चाहता है खरीदती है, उसका ख्याल रखती है और किसी तरह हमेशा जान जाती है कि उसे क्या चाहिए। हीरोइन उसकी देखभाल करती थी क्योंकि उसने उसे उसकी पवित्र शक्ति के बिना छोड़ दिया था और उसे सभी खतरों से बचाने की कोशिश की। कील ने महसूस किया कि उसकी सांसें कितनी गर्म और आरामदायक थीं। लड़का उसे दिखाई गई दया और देखभाल से रोने ही वाला था। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि घर में चीजें इतनी कब बदल गईं। जो ऊपर था अब वो नीचे लगभग उसी जगह पर था। उसने यह भी देखा कि कील हाल ही में थका हुआ और पीला दिख रहा था। हीरोइन ने जेनकिंस से पूछा कि क्या जब वो व्यस्त थी तो उसने बच्चे से काम करवाया था, लेकिन नौकर ने इससे इनकार कर दिया। फिर उसने अंदाजा लगाया कि शायद असिस्टेंट खाने में जहर मिला रहा है, लेकिन मालिक पूरी तरह से हैरान था। जीन बार ने कहा कि जहर काम नहीं कर रहा है और वो उसे पहचान सकता है। नौकरों ने बहस शुरू कर दी। दोनों को इसे चखना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या होता है। अचानक प्लेटों के टूटने की आवाज फिर से आई और सब अपना आपा खो बैठे। जब जीन बार, जेनकिंस और बेला अंदर भागे तो हैरानी का स्तर एक और पायदान ऊपर चढ़ गया। लेकिन कील सीधा खड़ा रहा और चिल्लाया कि यह उसने नहीं किया। उसने कुछ नहीं किया। जीन बार बच्चे के झूठ पर मुस्कुराया, लेकिन बेला बस वहीं खड़ी सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। जेनकिंस ने यह देख लिया। जब मालिक आसपास होते हैं तो सब कुछ टूट जाता है। बेला ने बताया कि प्लेटें एक जगह पर रखी हुई थीं, लेकिन दरवाजा खुलते ही चकनाचूर हो गईं। साथ ही प्लेटें बच्चे के पीछे टूटी थीं, इसलिए उसने निश्चित रूप से उन्हें खुद नहीं गिराया था। कील दौड़कर बेला के पास गया, उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपना चेहरा उसके कंधे में छिपा लिया। बेला को समझ नहीं आया कि क्या करे, वह पूरी तरह से घबरा गई थी। जिस लड़की ने उसे पहले कभी गले नहीं लगाया था, उसने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया, सिसकते हुए कील को अपने करीब पकड़े हुए। इस बीच उस आदमी ने सोचा कि अब वह हीरो बनने वाला है, लेकिन अजीब बातें बस बढ़ती ही जा रही थीं। बेला, तुम मुझ पर विश्वास करती हो, है ना? क्योंकि यह सब बहुत अजीब लग रहा है। वह लड़की नौकरों पर चिल्लाई, शायद तुम लोग इस बच्चे को तंग कर रहे हो, इसीलिए यह लड़का ऐसा बर्ताव कर रहा है। फिर वह गुस्सा हो गई, तुम बिना सबूत के किसी पर आरोप कैसे लगा सकती हो? यह बच्चा खुश है कि बेला उसकी तरफ है और वह बहुत होशियार है। लगता है यह उन सभी मुसीबतों का इनाम है जिनसे वह गुजरा है। उसने नौकरों पर उस आदमी का वजन कम करने का आरोप लगाया। वह एक झींगे से भी छोटा कैसे हो रहा है? उस महिला ने उन नौकरों को घूरकर देखा, जैसे उन्हें चुनौती दे रही हो कि वे कहें कि उन्होंने बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह एक जांच शुरू करने का सुझाव देती है क्योंकि यहाँ कुछ भी साफ साफ नहीं है। प्लेटें खुद चलकर नहीं आती। तुम्हें पता है, रात होती है। बेला उस अजीब घटना के सामने आने का इंतजार कर रही है। वह कील के बारे में सोच रही है, जो फूट फूट कर रो रहा था। उसने पूरी कहानी में कभी अपनी असली भावनाएं नहीं दिखाई थीं। अचानक से उसने अपने दिल की बात कह दी और उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। तभी किसी ने महिला के दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी, अंदर आने की इजाजत मांगते हुए। पता चला कि यह पजामे में एक बच्चा है जिसके हाथ में तकिया है और पूछ रहा है कि क्या वह यहाँ सो सकता है। बेला ठीक है कहती है और एक मजेदार कहानी सुनाने के लिए उसके कमरे में जाने की पेशकश करती है। वे बच्चे के कमरे में जाते हैं। बिस्तर पर लेटते ही वह गहरी नींद में सो गया।
उसे एहसास हुआ कि वह ज्यादा सोच रही थी। कील का खुलना कोई तनाव वाली बात नहीं थी। सब कुछ ठीक है। फिर उसने उसकी लंबी घनी पलकों को घूरा। बेला ने सोचा कि लड़के का लुक एक हीरो जैसा है, और सो गई। वह ठंड से अचानक जाग गई। बच्चे को जमने नहीं दे सकती, उसे एक कंबल चाहिए। अचानक कुछ काला खिड़की से बाहर निकला और हीरोइन के पास से तेजी से गुजर गया। वह बालकनी पर खड़ी नीचे बगीचे में मौजूद राक्षस को घूर रही थी। वह उस बिन बुलाए मेहमान को अच्छी तरह से देखने के लिए रेलिंग पर चढ़ गई। वह चिल्लाई, तुम्हें पता भी है तुम कहाँ हो? राक्षस ने भ्रम में पलकें झपकाईं और मुंह फुलाकर कहा कि वह हमेशा से यहीं पर है। वह उस भूत को माफ नहीं कर सकती थी। छोटे कियाल को छूने और यह दावा करके प्रेम कहानी को बिगाड़ने के लिए कि यह उसका घर था। उस प्राणी ने राजकुमारी पर हमला कर दिया। राजकुमारी ने शांत चेहरे के साथ भूतिया धागों से खुद को बचाया और यह घोषणा करते हुए कि यह दानव दानवों के बीच रहने लायक नहीं है, उसने जादू करने के लिए अपना हाथ उठाया। उसने कहा कि इंसान भूतों से कहीं ज्यादा डरावने होते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा वह लड़ेगा उसे उतनी ही जोर से चोट लगेगी। इस बीच एक घबराया हुआ बच्चा हॉल में दौड़ रहा था, सिर्फ अपने पजामे में। वह घबरा रहा था कि कहीं बेला को उसका राज पता न चल जाए। बच्चा अकेलेपन की बदबू बर्दाश्त नहीं करेगा और एक भयानक जिंदगी अब और नहीं। भूत उसके दिमाग को ललचा रहा था, यह कहते हुए कि कील को उसके पागलपन की वजह से ठुकरा दिया गया था, बिल्कुल उसकी तरह। वे अकेले रह गए थे, भूत द्वारा बाकी सबको मारने के बाद एकमात्र जीवित बचे लोग। एक पल बाद बच्चा आखिरकार बाहर भागा। लड़की और भूत के बीच एक क्रूर लड़ाई का एक भयानक दृश्य उसके सामने था। जादू का एक अजीब गुच्छा उसकी बचाने वाली के चारों ओर लिपट गया, उसे एक तंग गांठ में उलझा दिया। जेनकिंस और जानबार हवेली से बाहर भागे। फिर लड़के को आवाज दी। कील तुरंत नहीं मुड़ा क्योंकि वह उस ऊर्जा के गुच्छे को करीब से देख रहा था। बच्चा चिंतित था, डर था कि बेला मर सकती है और अब उसे क्या करना चाहिए। जेनकिंस ने सोचा कि घर बुरी ऊर्जा से भरा हुआ है, एक भविष्य की रानी के घर के लिए उपयुक्त। लेकिन वह उस महिला के लिए चिंतित था। कील ने बेला के नौकरों को डर से घूरा, यह समझने में असमर्थ कि वे दोनों किस बारे में बात कर रहे थे। जानबार ने आश्वासन दिया कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि लाल बालों वाले आदमी ने बड़बड़ाया, घर में शायद हमेशा से एक भूत था। बच्चा अपनी बचाने वाली की मदद करने के लिए भागा, सीधे ऊर्जा के गुच्छे की ओर, जबकि जेनकिंस ने पैंथर को हस्तक्षेप करने से रोका। जॉन बार चिल्लाया कि बच्चा राजकुमारी के लिए महत्वपूर्ण था और वे उसे मरने नहीं दे सकते थे। लाल बालों वाला आदमी हालांकि उलझन में था, उसने पैंथर को रोकने की कोशिश की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मैंने जॉन बार का हाथ पकड़ लिया है, ताकि वह सब कुछ गड़बड़ न कर दे। इस बीच लड़का सूत के गोले पर मुक्के मार रहा था, इतनी जोर से मार रहा था कि बेला का चेहरा सामने आ गया। एक सेकंड के लिए फिर सूत के गोले ने लड़के का बायां हाथ दिखाया और हीरोइन ने उसे देख लिया। कील की रक्षा के लिए उसने आत्मा पर एक जादू की लहर फेंकी। गोला रोशन हुआ और फट गया। यह हमला काफी था, आत्मा टुकड़ों में बिखर गई, जिनमें से एक लड़की ने अपने हाथ में पकड़ रखा था। कील वहीं जम गया, इस नजारे से स्तब्ध और बस देखता रहा। लड़के की ओर मुड़ते हुए लड़की ने उसे रोते हुए देखा और पूरी तरह से हैरान रह गई। यह स्पष्ट नहीं था कि कील अचानक इतना जोर जोर से रोने लगा,
उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। हीरोइन अभी भी आत्मा के बाल पकड़े हुए थी, लेकिन लड़का दौड़कर आया और उसे कसकर गले लगा लिया। बेला समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है और बस लड़के को घूरती रही। उसकी बाहों में सिसकते हुए कील ने समझाया कि उसे किसी और चीज की परवाह नहीं है जब तक वह यहाँ रह सकता है और हवेली में जी सकता है। लेकिन लड़का बाहर निकाले जाने से डरा हुआ था। लड़की ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसे यकीन दिलाया कि भूतों का उसके सामने कोई मौका नहीं है। आखिरकार वह जानवरों के साम्राज्य की राजकुमारी है और उसके पास बहुत शक्ति है। जब मामला शांत हो गया तो लड़की ने कील को अपने कमरे में रहने देने का फैसला किया, क्योंकि दूसरे बेडरूम में एक टूटी हुई खिड़की थी। जेनकिंस ने पूरी स्थिति पर विचार करते हुए लड़के को ध्यान से देखा। दानव लोक की राजकुमारी ने एक बहुत ही बुरी लड़की होने की छाप छोड़ी थी जब उसने उसे बुलाया था, जैसे कि वह सबसे खतरनाक किस्म की हो। एक आधा दानव भी यह समझ नहीं पा रहा था कि वह इस बच्चे को इतना लाड़ प्यार क्यों कर रही है। इसलिए जेनकिंस यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि इस लड़के में ऐसा क्या खास था और वह आखिर यहाँ कैसे पहुँच गया। जानवर ने भूत को पकड़ लिया और उसे मजबूती से जकड़ लिया। उसका सिर दया की भीख मांग रहा था। नायिका मुस्कुराई, वह अलौकिक प्राणी तो पहले से ही मरा हुआ था। यहाँ कोई समस्या नहीं है। लड़की ने सिर को बालों से पकड़ा और गुर्राई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छोटे कील को छूने की। सिर ने जिंदा रहने की भीख मांगी, लेकिन नायिका गुस्से से पागल हो चुकी थी। उसने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। उसने जादू का इस्तेमाल करके पता लगाया कि घर के कागजात कहाँ हैं, और भूत ने सब उगल दिया कि वे हवेली के अंदर छिपाए गए थे। बेल को इंसानी दुनिया में जिंदा रहने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए जैन बार ने शिकार शुरू करने के लिए मुखिया को दबोच लिया। वहां पहुंचते ही उसने दस्तावेज मांगे और भूत ने कबूल किया कि वे तिजोरी में थे। हीरोइन ने उसे झट से खोला और अपनी जरूरत की चीजें उठा लीं और कैदी को दानव लोक भेजने का आदेश दिया। उसके बाद हवेली पूरी तरह से एक नई जगह बन गई थी और जैनबार ने उस बच्चे को परेशान करना बंद कर दिया और बच्चे ने सिर झुकाकर रहना शुरू कर दिया। पहले तो पैंथर ने सोचा कि लड़का जल्दी ही हार मान जाएगा, इसलिए उसने उसे बहुत क्रूर ट्रेनिंग दी। लेकिन लड़के का मजबूत बनने का दृढ़ संकल्प देखकर उसने उसे गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। गर्मियों तक कील के गालों पर रौनक वापस आ गई थी और वह बहुत खुश था। जेनकिंस लड़के को ट्रेनिंग देने में पूरी तरह जुट गया था, जबकि बेल ने एक स्टडी प्लान तैयार किया। एक नॉवेल के मुख्य बिंदुओं का इस्तेमाल करके कील अपनी पढ़ाई में सबसे आगे रहा और उसने बहुत कुछ सीखा, इसलिए बेल ने उसके काम में एक और किताब जोड़ दी। लाल बालों वाले लड़के ने यह दोबारा जांचने का फैसला किया कि क्या वह सच में उस लड़के को जादू सिखाना चाहती है, क्योंकि वह हाफ ब्रीड कोई बहुत शक्तिशाली नहीं था। जेनकिंस ने बुदबुदाया कि शायद जीन बार उस लड़के को सिखा सकता है, क्योंकि वह उससे ज्यादा मजबूत लग रहा था। साथ ही उस हाफ ब्रीड ने उन्हें याद दिलाया कि सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना और मास्टर को पढ़ाना, यह सब अकेले उसी के कंधों पर था। जेनकिंस ने बेला से विनती की कि वह और पाठ न जोड़े, क्योंकि वह अकेले सब कुछ संभालते हुए पहले ही बहुत परेशान हो चुका था। हीरोइन ने नौकर के कंधे पर हाथ रखा और उसे यकीन दिलाया कि वह चिंता न करे, वह सब कुछ संभाल लेगी। उसने एक उंगली उठाई। उसने समझाया कि वह जेनकिंस की थकावट के बारे में जानती थी और उसने पहले ही दानव दुनिया से मदद बुला ली थी, इसलिए नई नौकरानी फर आ गई और हीरोइन ने कील को उस मादा भालू से मिलवाया। लड़का भौंचक्का रह गया।
ठीक उसके सामने एप्रन पहने एक बोलता हुआ भालू खड़ा था। फर ने खुशी से कहा कि वह मालकिन के लिए बिना आराम या नींद के काम करने को तैयार है। बेला ने पूछा कि नौकरानी के पीछे कौन छिपा है, और उन्होंने उसे एक दोस्त के रूप में पेश किया जो इंसानी दुनिया को सबसे अच्छी तरह जानती थी। नीले बालों वाली एक लड़की ने लाल चोगे में मालकिन को अदब से सलाम किया और अपना चोगा उतार दिया। उसने अपना परिचय टॉप नाइटमेयर डीमन इवा के रूप में दिया और उस मेहमान ने सक्यूबस पंखों के साथ काफी रिवीलिंग आउटफिट पहना हुआ था। हीरोइन ने जल्दी से कील की आंखें ढक दीं ताकि बच्चा वो रिवीलिंग आउटफिट न देख ले और उस लड़की से अपना चोगा वापस पहनने को कहा। थोड़ी देर बाद बच्चा पहले से ही मादा भालू के साथ खेल रहा था और उसके फर को सहला रहा था। जब बेला उस बिन बुलाए मेहमान को बाहर निकाल रही थी, इवा ने जोर देकर कहा कि उन्हें एक नौकरानी की जरूरत है और फर सब कुछ बेहतर तरीके से संभाल लेगी। लेकिन वो लड़की सुन नहीं रही थी और उसे जाने के लिए कहती रही। फिर मेहमान ने फुसफुसाया कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। वो उड़ी और जेनकिंस की ओर बढ़ गई। इवा ने उस आदमी के सीने में अपना हाथ घुसा दिया। जेनकिंस ने पूछा कि वो क्या कर रही है, लेकिन वो लड़की बस मुस्कुराई। फिर उसने सच बताया कि उसने इस नौकर का दिल बांध दिया है और अगर दानवों को काबू करने वाली आसपास नहीं हुई तो जेनकिंस मर जाएगा। इस बात पर बेला तनाव में आ गई और इस मेहमान पर बहुत गुस्सा हुई। उसने साफ साफ पूछा कि क्या उसे अभी ब्लैकमेल किया जा रहा है, लेकिन इवा ने अपनी बात सुधारते हुए 5 साल का मौका मांगा। अगर उस समय में राजकुमारी ने अपना मन नहीं बदला तो नाइटमेयर डीमन अपने आप चली जाएगी। बेला बहुत गुस्से में थी। यह काफी हद तक एक डीमंस ओथ स्पेल जैसा लग रहा था और अगर यह असली हुआ तो इसके बुरे परिणाम होंगे। दानव जादू से किसी इंसान का दिल ले सकते हैं, लेकिन बदले में उन्हें शिकार के पास ही रहना पड़ता है। इवा के पास एक चालाक योजना थी। दूसरी ओर हीरोइन को एक ऊंचे दर्जे के नाइटमेयर डीमन से कुछ इसी तरह की उम्मीद थी। राजकुमारी ने यह पता लगाने का फैसला किया कि आखिर वो लड़की इस हवेली में एक नौकरानी के तौर पर रहने के लिए इतनी उतावली क्यों थी। इवा जेनकिंस के पास गई और दावा किया कि इसी हैंडसम लड़के की वजह से सभी दानव अपना आपा खो बैठते हैं और उसके साथ घूमना फिरना चाहते हैं। यह खबर सुनकर वो लड़का पूरी तरह से चौंक गया। बेला ने सोचा कि लाल बालों वाला यह लड़का इस घर में सबसे अच्छा काम करने वाला है। उसके बिना वो एक बच्चे को नहीं पाल सकती थी। बेयर और प्यूमा किसी काम के नहीं थे। उसने खुद को समझाते हुए शांत करने की कोशिश की। सबसे जरूरी था कि असली प्लान पर टिके रहें और घबराहट को हावी न होने दें। फिर वो लड़की उस सक्यूबस को काम पर रखने के लिए मान गई, लेकिन सिर्फ तभी अगर वो उसकी शर्तों पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते। शाम ढल चुकी थी और डालियों पर पहले से ही बेर लटक रहे थे और वो वीरान हवेली फिर से खिल उठी थी। ये सब उस डेमन के पैसों की बदौलत हुआ था। बेला ने कहानी सुनाने का फैसला किया। उस लड़की की कहानी जिसने मेंढक राजकुमार का श्राप तोड़ा था। जिस रात उस लड़के पर हमला हुआ था तब से वो हर शाम परियों की कहानियां सुना रही थी। कील को ये नई कहानियां दिलचस्प तो लगीं, लेकिन उनमें मौजूद राजकुमार और राजकुमारियां उस नौजवान को कुछ खास पसंद नहीं आए। ऐसी कहानियां जहां लड़कियां जहरीले फल खा लेती थीं, शापित ततली की सुई से अपनी उंगलियां चुभो लेती थीं और अनगिनत मुश्किलें सहती थीं। फिर कोई सुंदर राजकुमार आता, उन्हें आसानी से बचाता और अपने महल में ले जाता। शादियां होती, वो खुशी खुशी रहने लगते और एक ही दिन मर जाते। हर परी कथा का अंत ऐसे ही होता था। लेकिन ये सच नहीं है, कील ने सोचा।
जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने के बाद वो लड़का बेला को अपने रक्षक के रूप में देखता था, कोई जिससे वो इत्तेफाक से मिला था, लेकिन उसे ये भी लगा कि लड़कियां बिल्कुल अलग तरह से काम करती हैं। इस बीच वो लड़की राजकुमारियों की कहानियां सुना रही थी, मेंढकों को चूमने और धुएं के बादल छाने की। हीरोइन मुस्कुराई, उसने राजकुमार का श्राप तोड़ दिया था और सब कुछ बढ़िया हो गया था। लेकिन कील को शक था, सिर्फ एक किस से शादी कैसे हो सकती है? उसकी शंकाएं उसके चेहरे पर साफ लिखी थीं। फिर उसे ख्याल आया, शायद जानवरों की दुनिया में एक किस हमेशा के लिए गारंटी देता हो। उसने लड़की से पूछा कि किस क्या होता है। कील ने नासमझ बनने का नाटक किया और पूछा, लोग किस कैसे करते हैं? लड़की हैरान रह गई, यहाँ तक कि उसकी 3 साल की भतीजी भी ये सब जानती थी। क्या वो सच में इतना नासमझ हो सकता है? वो झुकी और उसने उसके गाल पर एक हल्का सा किस किया। कील का चेहरा चुकंदर की तरह लाल हो गया, लेकिन वो ये जानकर रोमांचित हो गया कि ये क्या था, इतना आसान, इतना प्यारा। उसका चेहरा और लाल हो गया। कील ने फिर पूछा, क्या तुम सिर्फ राजकुमारियों को ही किस कर सकती हो? उस महिला ने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, लड़की ने समझाया, कि तुम ये किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कर सकते हो जिसे तुम पसंद करते हो। तो उस लड़के ने धीरे से हीरोइन के गाल पर किस किया। हीरोइन शर्मा गई और हैरानी से लड़के को घूरने लगी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसमें अचानक इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। लड़के ने समझाया कि उसने खुद ही कहा था, तुम उन लोगों को किस कर सकते हो जिन्हें तुम पसंद करते हो, और वो और भी ज्यादा शर्मा रहा था। उसकी बातें सुनकर बेला का दिल जोर से धड़क उठा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये बच्चा उसे पहले से ही पसंद करने लगेगा। लेकिन खैर, किसी को पसंद आना अच्छी बात है। पतझड़ का मौसम आ गया और पेड़ों से पत्ते गिरने लगे और लाल रोवन बेरी पकने लगीं। इस दौरान मेज पर इंसानों के खाने लायक पकवान दिखाई देने लगे, समुद्री भोजन के साथ। आज की शेफ इवा थी और वो अपनी खाना पकाने की कला दिखाने के लिए मरी जा रही थी। जेनकिंस ने पूछा कि आज कौन सी छुट्टी है, और जीन बार को समझ नहीं आ रहा था कि वो खाने को इतना मुश्किल क्यों बना रहे हैं। उन्होंने उसे बताया कि आज मालिक का जन्मदिन है। बेला मोमबत्तियों वाला एक केक लेकर आई, इस बात से रोमांचित थी कि कील 10 साल का हो गया है। इसलिए उसने खुद और बियर लेडी के लिए एक उत्सव वाली टोपी पहनी। फिर उसने लड़के के सिर पर एक ताज रखा, यह बड़बड़ाते हुए कि मुख्य हीरो को इसकी सच में जरूरत थी। इवा, फर और हीरोइन ने हैप्पी बर्थडे गाना शुरू कर दिया, बेला के आदेश पर लड़के के लिए। यह सुनकर कि हर कोई नहीं गा रहा था, लड़की सन्न रह गई और उसके हाथ कांपने लगे। फर ने सावधानी से जीन बार और जेनकिंस के सिर पर टोपियां रखीं, लेकिन हर कोई हैरान था और हीरोइन के गुस्से से डर रहा था। उस हाफ ब्रीड ने विरोध किया। उसने ये गाना पहले कभी नहीं सुना था और साथ में गुनगुना नहीं सकता था। लड़की होश में आई और उसे याद आया कि उसे नौकरों को सिखाने की जरूरत है। वो तो बिल्कुल भूल ही गई थी। बेला जन्मदिन वाले लड़के के पास गई और पूछा कि उसे क्या चाहिए, उसकी कोई भी इच्छा पूरी करने का वादा करते हुए। कील को शक था कि क्या लड़की सच में उसकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। लड़के ने कहना शुरू किया कि वो शादी करना चाहता है, लेकिन उस भालू ने उसकी बात काट दी, यह घोषणा करते हुए कि वो शिकार पर जाना चाहती है। डेमंस ने पहले ही इच्छाएं मांगनी शुरू कर दी थीं, लेकिन बेला ने साफ किया कि सिर्फ जन्मदिन वाला लड़का ही ऐसा कर सकता है
और उसने जादू से जेनबार पर वार कर दिया। इवर घबरा रही थी, लेकिन जेनकिंस ने ये पहले ही देख लिया था और चेतावनी दी कि सिर्फ पैंथर ही जल्दी ठीक होगा, बाकी सब 3 दिनों तक पड़े रहेंगे। हीरोइन ने सबको यह भी याद दिलाया कि 10 नवंबर को कील का जन्मदिन था, जिससे लड़का चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि बेला को उसका जन्मदिन कैसे पता चला। उसने उसे कभी नहीं बताया था। 10 नवंबर को कील को आधिकारिक तौर पर राजकुमार का ताज पहनाया गया था। इसी तरह उसका जन्मदिन तय हुआ था। लेकिन उस घटना में अभी भी 10 साल बाकी थे, इसलिए लड़के को समझ नहीं आया कि इस लड़की को इसके बारे में कैसे पता चला। लड़के ने सोचा कि अगर बेला को यह सब पता है, उसकी उम्र, उसकी पहचान, तो उसे उससे सवाल करना ही होगा। कील ने लड़की से पूछने का फैसला किया कि आज उसका जन्मदिन क्यों है। लेकिन जवाब देने के बजाय हीरोइन ने फुसफुसाया कि यह एक खुफिया जानकारी थी। फिर उसने उसे बताया कि रात में एक फरिश्ता उसके पास यह जानकारी फुसफुसाने आया था। कील ने सोचा कि यह एक इत्तेफाक है और कहा कि वह राजकुमार बनना चाहता है। लेकिन बेला ने फैसला किया कि अब से हर कोई उसे इसी तरह बुलाएगा। हीरोइन ने नौकरों को आदेश दिया कि उस नौजवान को राजकुमार कहकर बुलाया जाए, और उस आदेश पर कोई बहस नहीं हुई। भालू ने सुझाव दिया कि हम सब लुका-छिपी खेलते हैं। एक हॉल में रहेगा, बाकी सब छिप जाएंगे। आइडिया यह था कि जो भी पकड़ा जाएगा उसे खाया जा सकता है, लेकिन बेला असहमत थी और हैरान थी। पहले कहा कि इवा मालिक के साथ इस तरह खेलना चाहती थी और फिर उसे खाना चाहती थी। सबकी नजरें उस डेमन पर टिकी थीं। नफरत से भरी बुरे सपनों की शेफ आइवर ने समझाने की कोशिश की, ये कहते हुए कि सबने उसे गलत समझा और उसका वो मतलब नहीं था। जब उसने ये सुझाव दिया तो बेला उसी वक्त उस नौकरानी को मार डालना चाहती थी, लेकिन जेनकिंस ने इंसानों के नियमों से खेलने का सुझाव दिया। आखिर में वे सभी सामान्य नियमों से खेलने के लिए मान गए, और जब भालू अपने असली रूप में आई तो फर पहली खोजने वाली बनी। जेनकिंस सच में डर गया था। तभी फर ने वहां खड़े आधे इंसान को पूरी ताकत से दबोच लिया और वे दोनों जमीन पर जा गिरे। उस लड़के ने इसे नाइंसाफी कहा। बेला ने इस बात का समर्थन किया कि तुम सिर्फ 2 पैरों पर ही दौड़ सकते हो, और पैंथर ने जवाब में फुफकारा। दूसरी खोजने वाली खुशमिजाज आइवा थी, क्योंकि अब खोजने की बारी उसकी थी, छिपने की नहीं। लेकिन नौकरानी ने अपने पंखों का इस्तेमाल करके धोखा दिया और भागते हुए कील को पकड़ लिया। हीरोइन ने बताया कि उड़ना भी नियमों के खिलाफ था और आइवा ने इसका जोरदार विरोध किया। तीसरा खोजने वाला जॉन बार था, जो खेल के लिए वार्म अप कर रहा था। पैंथर ने इंसानी रूप में उस लड़के का पीछा किया और उसे हाथ से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ठीक तभी मैडम का जादू उसे चीरता हुआ निकल गया, जिससे वहां मौजूद हर कोई चौंक गया। जेनकिंस ने पूछा, क्या मैडम का काम धोखा नहीं है? उसने उसे घूरकर देखा और इस बात से इनकार कर दिया। मादा भालू हंसी और पूछा कि यह लड़की मालिक की इतनी रक्षा क्यों करती है। बेला ने समझाया कि काइल सिर्फ एक बच्चा है। यह दलील की फर भी एक लड़की थी, टिक नहीं पाई क्योंकि वह पहले से ही 200 साल की थी। पैंथर ने कहा कि उस उम्र में भालू अभी भी बच्चे ही होते हैं। नौकरानी ने आगे कहा कि वे 500 साल तक बड़े नहीं होते, इसलिए उसे भी सुरक्षा की जरूरत है। बेला उसकी भी देखभाल करने के लिए मान गई, यह उसके लिए मुश्किल नहीं था। फर खुश हो गई और मैडम को गले लगाने लगी, यह कहते हुए, कल तुम एक राजकुमार बनोगे। लड़की ने पूछा, क्या हम कुछ और खेलने वाले हैं? काइल ने कोई जवाब नहीं दिया।
लड़का हीरोइन के पास पहुंचा, पूछने के लिए तैयार क्योंकि आज उसका जन्मदिन था। लड़के ने बेला को प्रपोज किया, उसके कपड़े पकड़कर और शर्माते हुए उसकी आंखों में देखा। मादा भालू ने मजाक में कहा, तो तुम कल शादी कर लोगे? आइवर ने मजाक किया, राजकुमार और एक भालू से शादी? काइल को बिल्कुल नहीं पता था कि आखिर हो क्या रहा है। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, अब सब कुछ एक सर्कस बन गया था। बेला ने जवाब दिया, इंसान और जानवर एक साथ नहीं रह सकते, और बच्चे से नजरें फेर लीं। बच्चा हैरान रह गया। परियों की कहानी में राजकुमारी ने एक मेंढक से शादी की थी और उन्हें किसी ने नहीं रोका था। जेनकिंस देख रहा था, सच्चाई से उसका भ्रम तोड़ने से डरते हुए। काइल ने सोचा कि जानवरों की दुनिया में यह सामान्य बात है। बच्चा भाग गया और हवेली की सीढ़ियों पर बैठ गया, यह सोचते हुए कि आखिर जानवर इंसानों के साथ क्यों नहीं रह सकते। कील उस राज्य के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और क्लास में इसका जिक्र कभी नहीं हुआ, इसलिए उसने सोचा कि यह जगह बाकी सबसे अलग थलग है। उसने अनुमान लगाया कि शाही महल में शायद जानकारी मिल सकती है, क्योंकि वह हर तरह की किताबों से भरा है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन बच्चे को पहले सब कुछ सुलझाना था। उसे अकेले उदास बैठना बंद करना था और अपनी ताकत बढ़ानी थी। जेनकिंस खिड़की से उस पर कड़ी नजर रखे हुए था। अपने ही ख्यालों में खोया जीन बार पास से गुजरा और उस लाल बालों वाले की नजरें तुरंत उस पर टिक गईं। इस बात ने उस आधे नस्ल वाले को डरा दिया, जो घबराकर ऑफिस की खिड़की से बाहर झांकने लगा। बेला कागजी काम में डूबी हुई थी जब जेनकिंस ने इतनी जोर से आह भरी की आवाज गूंज गई। कुछ दिन पहले नौकर ने कबूल किया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और बेला अपने कीमती कर्मचारी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी। जेन ने जोर से सोचते हुए कहा, उसने जन्मदिन की पार्टी में कुछ उठा लिया है। उस आदमी का मतलब शादी के प्रस्ताव से था। लेकिन बेला समझ नहीं पा रही थी कि यह इतनी बड़ी बात क्यों है। उसे एहसास हुआ कि यह इंसान राक्षस के मिलन के बारे में था, लेकिन उसने जल्दी से जोर देकर कहा कि वह किसी को जज नहीं कर रही है, पर बस ज्यादा भावुक हो गई थी और इंसानों को पसंद करती थी। जेनकिंस चुप रहा जबकि लेडी कसम खा रही थी कि वह ऐसी किसी बात पर कभी झूठ नहीं बोलेगी। आखिरकार बेला टूट गई, वह उस खामोशी को बर्दाश्त नहीं कर सकी और सच उगल देने की पेशकश की। उसने यह कहकर चौंका दिया, कील असल में एक राजकुमार है, और जेनकिंस का मुंह खुला का खुला रह गया। अपनी मालकिन को घूरते हुए उस आधे खून वाले ने पूछा, क्या होगा अगर बच्चे ने ध्यान नहीं दिया और किसी राक्षस के साथ सौदा कर लिया हो? बेला ने पलटकर जवाब दिया, यह तुम खुद सोचो। बच्चे ने अपने लिए बात की थी, लेकिन उससे तुम माने नहीं। जेनकिंस जानता था कि लेडी मालिक को बचा रही है, लेकिन शाही वंश के हर उत्तराधिकारी के पास जादू होता है। बच्चे के पास तो बुनियादी काबिलियत भी नहीं है। बेला चिल्लाई, मैं तुमसे मुझ पर विश्वास करने के लिए नहीं कह रही, लेकिन एक बात है जो तुम्हें याद रखनी चाहिए। दानव राजकुमारी को इस बात की परवाह नहीं है कि वह कहां से आता है। वह इस घर में किसी और से ज्यादा उस पर भरोसा करती है। अगली सुबह हीरोइन ने जेनकिंस से पूछा कि कील के लिए तलवार कहां से मिलेगी। बेला को लुकाछिपी के दौरान एहसास हुआ कि बच्चे की प्रतिक्रिया की गति धीमी थी और उसे इस पर काम करने की जरूरत थी। दिव्य शक्ति के बिना वह लड़का पूरी तरह से असुरक्षित है। उसे किसी तरह की सुरक्षा की जरूरत है। हीरोइन ने शेर के उदाहरण का पालन करने का फैसला किया, जो अपने शावकों को चट्टान से धकेल देते हैं। जेनकिंस ने जवाब दिया,
बेहतर है कि ट्रेनिंग अभी से शुरू की जाए। इस गांव में एक अच्छी तलवार ढूंढना मुश्किल है, लेकिन हम शहर जा सकते हैं। पता चला कि बेला के पास अपनी एक अस्थायी बग्घी थी। जेनकिंस ने इसे सराय के मालिक से किराए पर लिया था। वह इसे कभी भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन वह अभी भी लेडी के बारे में शिकायत कर रहा था। एक रेफरल के लिए 10 सोने के सिक्के मांग रही थी। कील बाहर आया और पूछा कि बेला कहाँ जा रही है। उसने कहा कि वह उसके लिए एक तलवार खरीदने जा रही है और उसके साथ चलने की पेशकश की। लड़का हैरान होकर सोचने लगा, वह तो सच में तलवारबाजी सीखना चाहता था। आइवन ने उनके साथ जाने की जिद की। उसके बिना जेनकिंस मर जाता। उसने लगाम संभाली और डीजर की ओर चल पड़ी। यह डची का मुख्य शहर था और वहां तुम्हें अपनी जरूरत की हर चीज मिल सकती थी। कील ने पूछा कि वह क्या है। पता चला कि वह गुर्टिया मंदिर है, जहां तुम देवताओं की पूजा करते हो। यह दक्षिण का सबसे बड़ा मंदिर है और वे वहां पवित्र अवशेष रखते हैं। लड़के ने उस लेडी से पूछा कि क्या वह अगली बार वहां रुक सकता है, और उसने हाँ कह दिया। फिर उसे याद आया कि वह एक दानव है और वहां कदम नहीं रख सकती। कील ने बताया कि वहां दानव लोक की एक चीज भी है। लड़के ने कहा कि मंदिर में किसी आदमी की पूंछ है। यही एकमात्र लूट का माल है जो उनके पास है। गाड़ी को अचानक एक झटका लगा, जिससे अंदर बैठे सभी लोग घबरा गए। बेला पूरी तरह से सतर्क हो गई। जेनकिंस गहरे सदमे में था, असहाय होकर चारों ओर घूर रहा था और 1 इंच भी नहीं हिल रहा था। जब गाड़ी पलट गई तो नौकर ने गलती से अपनी मालकिन को अपने शरीर से दबा लिया। बेला तुरंत नौकर पर चिल्लाई, जिसने माना कि वह जानबूझकर उस पर नहीं गिरा था। पता चला कि इसके पीछे इवा थी और उसे यह मजाक बहुत मजेदार लगा। तो हीरोन ने बिल्ली बनकर गाड़ी से बाहर निकलने का फैसला किया। बिल्ली उल्टी हुई गाड़ी पर चढ़ गई, लेकिन घोड़े तो बस वहीं खड़े घास चर रहे थे और रास्ते में बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। बिल्ली इवान पर कूदी और फुफकारी, तुमने सड़क नहीं देखी, तुम्हें घूमकर जाना चाहिए था। फिर उसे एहसास हुआ कि पत्थर तो अभी अभी अप्रत्याशित रूप से गिरा था। हीरोइन ने चुटकी बजाई और जादू का इस्तेमाल करके गाड़ी को वापस सीधा कर दिया। जेनकिंस ने निष्कर्ष निकाला कि पहिए टूट गए थे और उन्हें बदलने की जरूरत थी। बेला ने सोचा कि अगर वह यहां अकेली होती तो गाड़ी छोड़ना ज्यादा आसान होता, लेकिन अब कील उसके साथ था, साथ में एक चालाक नाइटमेयर दानव भी। उस हाफब्लड ने पूछा कि क्या लेडी गांव तक दौड़कर जा सकती हैं नए पहियों के लिए, लेकिन उसने उसे डांटते हुए कहा कि यह कोई योजना नहीं है। फिर वह मान गई क्योंकि लड़की को ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस 1 घंटा, और उसने सबसे आराम करने को कहा। हाथ में पहिया लेकर चलती हुई लड़की ने चमकीली हरी घास पर खून देखा। बेला ने पूछने का फैसला किया कि क्या हुआ था, क्योंकि गाड़ी के घोड़े मर चुके थे। हीरोइन ने अपना पैर पटका, टेलीपोर्टेशन सील को सक्रिय किया और उसमें जादू डाल दिया। तुरंत जीन बार और जेनकिंस समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। जब लेडी अचानक प्रकट हुई, फिर वह हाफब्लड कहीं से घायल हो गया और पैंथर यह देखकर चौंक गया। वह उस दृश्य को देखता रहा। जेनकिंस को चोट लगी और वह जमीन पर गिर गया और बेला उसकी मदद के लिए दौड़ी। लड़की ने नौकर को उसके लबादे से पकड़ा, उसे हिलाया और पूछा कि क्या हुआ था और इवान और कील कहाँ थे। जेनकिंस ने बताया कि यह एक जाल था। डाकुओं ने यह जानने के बाद उन पर हमला किया कि इवा एक नाइटमेयर दानव है।
और उसका खून चुराने की कोशिश की। उन्होंने कील का पवित्र ताबीज भी ले लिया, लेकिन लड़की ने पूछा कि वह लड़का कहाँ था। नौकर ने चेतावनी दी कि जादू का इस्तेमाल करना खतरनाक है, लेकिन हीरोइन फिर भी जॉन बार को साथ ले आई। पैंथर को उस हाफ ब्लड के लिए बुरा लगा, लेकिन वह लेडी के साथ आगे बढ़ गया। हीरोइन उस लड़के को बचाने के लिए दौड़ रही थी जिसे उसने बड़े प्यार से पाला था। बेला ने गांव देख लिया और तुरंत अपने लक्ष्य पर निशाना साध लिया, लड़ाई के लिए अंदर घुसने को तैयार। दानव राजकुमारी बाढ़ के ऊपर से उड़ गई, सीधे बेखबर डाकुओं के बीच में। उसने पहले आदमी को चेहरे से पकड़ा और फिर एक जोरदार धमाके की आवाज आई। लड़की ने उस बेचारे को अपनी पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया, जिससे एक छोटा सा गड्ढा बन गया। डाकुओं को पल भर में समझ आ गया कि उन पर हमला हुआ है और उन्हें अपराधियों को पकड़ना था। राजकुमारी जानती थी कि उसके आधे दानव रूप के ठीक पीछे जीन बार चल रहा था, तो उसने उसे उन सभी को खा जाने का आदेश दिया, किसी को भी नहीं छोड़ना। ब्लेड की तरह तेज वार दुश्मनों पर अविश्वसनीय गति से बरस पड़े। पूरा गांव मीलों तक खून से महक रहा था। कोई भी जीवित नहीं बचा। वह एक घर में घुस गई। आइवर एक पेंटाग्राम में फंसी मेज पर पड़ी थी और एक बच्चा कोने में था। उन्होंने उस दानवी के आर पार एक तलवार घोंप दी थी, पक्का करने के लिए, और बाकी की रस्म की नक्काशी मेज पर उकेरी गई थी। बेला उस लड़के का नाम लेकर चिल्लाई। उसके पेट में भी घाव था। वह उसकी हालत जानना चाहती थी कि क्या वह सुन सकता है। तो वह लड़के की ओर दौड़ी, घाव की जांच करते हुए। लड़के की आंखें झपकीं, लेकिन वे पहले से ही धुंधली हो रही थीं। लड़की यह देखकर दहल गई। बेला का पूरा इरादा था डॉट की उन सभी को एक एक करके मार डाले, लेकिन लड़के ने ऊपर हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा पकड़ लिया। कील बार बार जांच रहा था कि राजकुमारी ठीक है या नहीं। भले ही वह खुद शायद दर्द में और डरा हुआ था, लेकिन वे दोनों खून से लथपथ थे, एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और बहुत ज्यादा चिंतित थे। लड़का ठीक था, लेकिन उसने उन्हें इसकी कीमत चुकाने की कसम खाई। हीरोइन ने इवा में से एक ब्लेड निकाला जो अभी भी जीवित थी, लेकिन मदद की भीख मांग रही थी। जब उन्होंने उस अजीब चीज को बाहर निकाला तो वह बैंगनी रंग में चमकती रही। यह एक पवित्र अवशेष था और दानव खुद को ठीक नहीं कर पा रहा था। बेला ने पूछा कि क्या इवा ठीक है, और उसने उसे ठीक करने के लिए एक आदमी की भीख मांगी। जॉन बार घर के अंदर आया और बताया कि उसने डाकुओं को संभाल लिया है, जबकि दानवी शिकार की तलाश में चली गई। पैंथर ने घायल जेनकिंस को यहां लाने का सुझाव दिया, सुरक्षा के लिए, लेकिन बेला ने फैसला किया कि वे उसके पास जाएंगे। साथ ही चूंकि कील के पास तलवार नहीं थी, उन्होंने जो भी हथियार मिला उठा लिया, या कोई भी कीमती चीज। आइवर को एक शिकार मिला, वह ठीक हो गई और ऐसे वापस आई जैसे उसे कभी चोट ही न लगी हो। दानवी बहुत खुश थी, जैसे किसी इंसान को खाने के बाद उसका पुनर्जन्म हुआ हो, और राजकुमारी ने ही इसका सुझाव दिया था। बेला जानती थी कि यह बहुत बड़ी बात थी। दानव की शक्ति सीधे दूसरों की जीवन शक्ति से आती थी, लेकिन चूंकि हीरोइन अपना पिछला जीवन नहीं भूली थी, उसने किसी को नहीं मारा। बेला ने पवित्र तलवार पकड़ ली। भले ही वो ताकत से चमक रही थी, उस लेडी का सारा जादू उस एलियन की बनाई ब्लेड में खिंच गया। तब उस लड़की ने अंदाजा लगाया कि ये शायद मंदिर से आई होगी, और उसे ये सोचकर बहुत हंसी आई कि डाकू ऐसी चीज भी चुरा सकते हैं।
गांव में अपना सारा काम खत्म करने के बाद वे हवेली की ओर वापस चल पड़े। उस लेडी ने तलवार पकड़ रखी थी, यह महसूस करते हुए कि यह बेहतरीन हालत में थी और शहर जाने का कोई मतलब नहीं था। जन बार हैरान था कि जेनकिंस इतनी जल्दी ठीक हो गया और उसके शाही खानदान की तारीफ की। लेडी ने वो पवित्र तलवार कील को देते हुए पूछा कि क्या वो इसे अपनी तलवार मानेगा। उसने ब्लेड हाथ में लेकर अंदाजा लगाया कि क्या वो उसे संभाल पाएगा। बेला मुस्कुराई और जोर देते हुए कहा कि ये जन्मदिन का तोहफा है। जनबार ने पूछा कि क्या वे चोरी की हुई कोई चीज दे सकते हैं, लेकिन हीरोइन ने बहस की कि उन्होंने इसे पाया है, चुराया नहीं। उस डीमन को समझ नहीं आया, वो ऐसी चीज क्यों देगा जो उसे सड़क पर मिली हो। वे हवेली लौट आए। जेनकिंस ने सोचा कि तलवार मास्टर के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि उन्होंने डाकुओं से बहुत सारा काम का सामान चुराया था, इसलिए मुनाफा अच्छा खासा था। उस हाफ ब्रीड ने एक टीचर रखने का सुझाव दिया, लेकिन बेला ने बच्चे को बुनियादी बातें सिखाने को कहा, जैसे तलवार कैसे पकड़ते हैं। फिर जनबार उसे सिखाएगा। हीरोइन चिढ़ गई थी। ये दोनों नौकर अब भी एक दूसरे के साथ घुलमिल नहीं पा रहे थे। लड़की ने उनसे जनबार को बुलाने और काम में तेजी लाने का आग्रह किया। कील बरामदे में खड़ा यह सब देख रहा था। अपने ही ख्यालों में खोया हुआ वो लड़का समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है। उसने तो बस निकाले जाने से बचने के लिए अच्छा बनने की कोशिश की थी और आखिर में उससे जुड़ गया। उस लड़के ने सोचा कि वो और ज्यादा कोशिश करके उसका दिल नहीं जीत पाएगा, तो उसने बस उसे आवाज दी। कील ने उस डिश की तरफ इशारा किया जो इवा ने उसे दी थी और खाना बांटने का फैसला किया। फिर उसने राजकुमारी से कहने को कहा और उसे सीट के आकार का कुकी पकड़ा दिया। कील ने सोचा कि उसे ज्यादा कोशिश करना बंद कर देना चाहिए, लेकिन उसने धीरे से अपने बाल कान के पीछे किए और कुकी कुतरने लगी। पर वो लड़का किसी बेवकूफ की तरह नाश्ते की प्लेट पकड़े हुए जम गया। सर्दियां आ गईं। बर्फ ने सब कुछ ढक लिया था, लेकिन हवेली में अभी भी चहल पहल थी। हीरोइन कहानी की रूपरेखा को घूरते हुए बैठी थी। वो सोच रही थी कि अब साइड कैरेक्टर्स से मिलने का समय आ गया है। इस समय कील को उस व्यक्ति से मिलने की जरूरत थी जिसने रोजाना के साथ उसके रिश्ते का समर्थन किया था। यह वो दोस्त थी जिसने उनके बंधन को मजबूत किया था और हर मुश्किल से निकलने में उनकी मदद की थी। उसका नाम माया था और उसे नजरअंदाज करने का कोई सवाल ही नहीं था। उनका रिश्ता एक ठंडी सर्दियों के दिन शुरू हुआ था जब कील ने उसके साथ रोटी बांटी थी। तब वह लगभग 11 या 12 साल का था। बेला सोच रही थी कि माया अब कहाँ होगी। उसने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनके मिलने की जगह का कहीं जिक्र नहीं था। तो हीरोइन ने टहलने जाने का फैसला किया। किसी से टकराने का यह सबसे अच्छा तरीका था। जेनकिंस को इंचार्ज बना दिया गया था और कील यह नजारा देखकर पूछा कि इवा क्या कर रही है। वह ईंट में खेल रही थी और बेहतर सोचने के लिए एक पोज बना रही थी। फिर लड़के ने पूछा कि नौकरानी क्या सोच रही है और अपनी चाय की प्याली की ओर हाथ बढ़ाया। इवा की इस चिंता ने कि राजकुमारी वापस नहीं आएगी। डॉट लड़के से उसकी चाय गिरवा दी। फिर उसने खांसते हुए पूछा कि क्या वह लंबे समय के लिए गई है, लेकिन किसी को नहीं पता था। लड़के ने पूछा कि क्या बेला वापस आएगी, और इवा ने कहा बेशक वो आएगी। कील ने पास में लेटे हुए फर को घूरा और पूछा बेला कब वापस आ रही है। फर डर के मारे जम गया, जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। इवा बीच में कूद पड़ी, एक भालू को पकड़ा और खिड़की से चिल्लाई।
उन छोटे शावकों को कुछ नहीं पता। कील चिल्लाया, क्या तुम सच में नहीं जानती या झूठ बोल रही हो? फिर वो लड़का भीतरी आंगन की ओर भागा और पैंथर को जगाने के लिए जनबार का नाम चिल्लाने लगा। उस आलसी बिल्ली ने जम्हाई ली और बड़बड़ाया, क्या चाहते हो? या तुम्हारा पाठ शुरू हो रहा है? कील ने फिर पूछा कि बेला कहाँ गई और कब वापस आएगी, लेकिन पैंथर को कोई अंदाजा नहीं था। लड़का गुस्से में बोला, जनबार राज्य का बीस्ट कमांडर है, उसे कैसे नहीं पता हो सकता? जनबार ने जवाब दिया, मैं भी राजकुमारी के लिए चिंतित हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। फिर उस आदमी ने कहा कि शायद उन्हें छोड़ दिया गया है और कील फूट फूट कर रोने लगा। पैंथर को समझ नहीं आया कि क्या करे। जनबार बड़बड़ाया, वो इसलिए चली गई क्योंकि तुम कमजोर हो, लेकिन बच्चा बस सुबकता रहा। एक भी शब्द कहे बिना, अपने आंसू पोंछते हुए, उसने तिरस्कार से भरी नजरों से उस बिल्ली को घूरा। जनबार ने हार मान ली और जेनकिंस से पूछने का सुझाव दिया, क्योंकि वो बहुत कुछ जानता है। जब लड़का हवेली के और अंदर चला गया तो पैंथर ने आह भरी, क्योंकि वो लगभग बहुत ज्यादा बोल ही गया था। लड़का जेनकिंस की जगह पर पहुंचा और बाकी सब की तरह वही सवाल पूछा। उस आदमी ने मन ही मन सोचा, ये बच्चा बार बार यही पूछ रहा है। अगर लेडी ने बताया होता कि वो कब वापस आएगी या कम से कम कहाँ गई है, तो आसान होता। उस हाफ डीमन ने अपना माथा पीटा, क्योंकि डीमंस इंसानी समय के बारे में सोचते भी नहीं हैं, लेकिन उसके लिए भी यह बहुत ज्यादा था। एक अंडेर के लिए एक हफ्ता एक दिन जैसा होता है, लेकिन एक बच्चे के लिए 7 दिन पूरे एक साल जैसे लगते हैं। जेनकिंस ने लेडी पर भरोसा न करने की सलाह दी। इंसानों में ज़मीर होता है, डीमंस में नहीं। इस बीच शहर भी बर्फ में दबा हुआ था, जो लगातार गिर रही थी, और कड़ाके की ठंड थी। एक हफ्ते में माया की तलाश में बेला एक और बार नाकाम हो गई। हीरोइन को कोई अंदाजा नहीं था कि चेस्टनट बालों वाली और सादे रंगरूप वाली लड़की को कैसे ढूंढा जाए। वह इमारत की दीवार से टिक गई और सोचने लगी कि आखिरकार उसकी किस्मत ने साथ छोड़ दिया है। यूं ही अचानक मुलाकातें कराने से काम नहीं चलेगा, और कील का उससे परिचय कराना भी मुमकिन नहीं हो रहा है। लेकिन लेडी को एक ओरिजिनल एंडिंग चाहने का ख्याल अच्छा लगा। सिर्फ अगले 500 सालों तक इस ठंड में पड़े रहने के बजाय उसने खुद को सोचने के लिए मजबूर किया, ये याद करते हुए कि माया एक हायरिंग एजेंसी के जरिए रोजाना की नौकरानी बनी थी। फिर लड़की ने फैसोलिया काउंटी में रोजाना के घर जाने का फैसला किया। बिल्ली के आकार की बर्फीली हवेली तक पहुंचकर नायिका इमारत की सुंदरता देखकर हैरान रह गई और फिर चुपके से मैदान में घुस गई, और बगीचे के अंदर रेलिंग के साथ घूमते हुए खिड़की से कूदकर वह घर के अंदर चली गई। यह सोचकर कि उसकी हवेली तो उस समय बस एक ट्रेनिंग ग्राउंड थी, तभी एक नौकरानी कमरे से बाहर निकली और नायिका ने बिल्ली के रूप में उसे देखा। सही समय देखकर मूंछों वाली वह बिल्ली कमरे के अंदर घुस गई और अपनी पूंछ को दरवाजे में दबने से बाल बाल बचा लिया। नायिका मेज पर कूदी और अपने पंजे से कागजात को दबाकर उन्हें पढ़ने लगी। बेला यह देखकर हैरान थी कि इस परिवार को हर महीने टैक्स का कितना पैसा मिलता था। इतने पैसे में तो कोई भी बहुत सारे टीचर रख सकता था। लड़की हिचकिचाई। जेनकिंस को मुफ्त में परेशान करने से उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, यहाँ तक कि उसके लिए भी। तभी दरवाजे की कुंडी हिली, जिससे नायिका चौंक गई और उसने अपना पंजा हिलाया। किसी को रोजीन कहकर बुलाते हुए सुनकर एक प्यारी सी लड़की बिल्ली का पीछा करने लगी। रोजीन फासोलिया उपन्यास की मुख्य नायिका और एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। नौकरानी ने उस लेडी को डांटा। बिल्ली को पूंछ से पकड़ने के लिए
और लेडी ने सहमति में सिर हिलाया। रोजीन ने माफी मांगी और पूछा कि क्या बिल्ली को चोट लगी है, जिससे बेला दंग रह गई। वह एक परी की तरह लग रही थी, एक प्यारी बच्ची जो कील की खातिर अपने पूरे परिवार को छोड़ने को तैयार थी।